त्योहारों की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। यहाँ दिन भर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ बाजार हफ्ते के पहले दिन। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन के साथ कर रहे हैं क्लोजिंग शो की शुरुआत। सर, काफी सारी चीजों पर आपकी लेनी है राय, बताएं इस समय की सबसे पहले तो बड़ी बात है क्या? बिल्कुल, इस समय की बड़ी बातें यही है। दीप की दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं बाजार। डबल सेंचुरी मार कर निफ्टी 200 पॉइंट 17,900 के ऊपर है। सेंसेक्स करीब 700 अंक उछलता हुआ और बैंक निफ्टी भी 39,500 के ही नहीं 39,600 के भी ऊपर निकलकर टिकता हुआ अब 700 भी पार होते हुए दिख रहे हैं। मजबूती है रियल एस्टेट शेयरों में, 4.5-5% है इंडेक्स मजबूत। फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, इंफ्रा, आईटी, मेटल, ये सारे के सारे हैं जो निफ्टी में जोश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी धीमे धीमे मजबूती दिखाता हुआ 100 पॉइंट ऊपर की तरफ है और यूरोप के बाजार 1% ऊपर। बिल्कुल, तो दमदार एक्शन बाजारों में आपको बनते हुए दिख रहा है सर। और पहला सपोर्ट जो आप सुबह कह रहे थे, एक डिप मिले, अच्छा खरीदारी का मौका है, जिसने भी फायदा उठाया होगा वो तो बढ़िया होगा। दीप दीप और डीप में सॉरी डीप में खरीदारी करने की राय, डीप में खरीदारी करने की राय सीवी जी देती है। थैंक गॉड दीप नहीं कहती है आपको। बट हाँ, जो सुबह सुबह एक डिप मिली थी तो वो था ही कि अगर 17,700 तक आ जाए। और सुबह हम यही बात कर रहे थे कि एक जो एग्रेसिव सेलर था जी, जो भी बचे खुचे जिनकी स्पिल और बिकवाली रह गई, हमने इसी बात की थी शुक्रवार को अगर कुछ ऑर्डर्स आपके अनएग्जीक्यूटेड रह गए जो आपको बेचने थे और आज सुबह सुबह सोमवार को जब ऊंचे दाम मिल रहे हैं तो शायद वो कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। डिप वहीं से एग्जैक्टली 17,700 से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया है। तो जो हमारा इस रिकवरी का टारगेट है 17,950 18,050 उस रेंज तक आता हुआ दिख रहा है, उस रेंज में पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन रिकवरी और बेहतरीन खरीदारी होती हुई दिखी। इसलिए आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यहाँ पर खरीदारी करें और एक बेहतरीन रिकवरी मिलेगी। और ये रिकवरी न सिर्फ निफ्टी में मिल रही बल्कि बैंक निफ्टी में भी 39,775 ये पहला टारगेट बनता है। 17,950 निफ्टी का टारगेट बनता है, 39,775 बैंक निफ्टी का टारगेट बनता है। एक चीज बताऊं दीप, एक बार 39,800 को पार करके टिकने दे बैंक निफ्टी को जी। आपको याद होगा एक चीज, मैं कह रहा था कि 40,000 के नीचे जाने पर फ्री फॉल है, जल्दी से कोई सपोर्ट नहीं है 500 पॉइंट का, और हमने देखा भी था। वही चीज 39,500 के ऊपर एक अच्छी राइड है 40,000 40,200 तक की, उसकी तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो कर रहा है। हाँ, तो एक बार 39,800 टिक जाने दे। 39,775 39,800 हल्की फुल्की रुकावट है। 17,950 एक और रुकावट है आपकी निफ्टी पे। दो लेवल पर नजर रखें, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। 17,950 39,775 राउंड फिगर में 39,800। चलिए सर, तो बढ़िया एक्शन बन रहा है बाजार। लेकिन एक चीज क्लियर है दीप कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ओवरसोल्ड मार्केट थे और संकेत आज सुबह हमने पढ़ लिया कि एफआईएस की इतनी बिकवाली में, और अच्छा हुआ आपने वो सवाल पूछा एफआईएस की बिकवाली को लेकर। मैं ये कह रहा था कि 1-2 दिन की अच्छी खासी उतार चढ़ाव आपको मिली, वॉलेटिलिटी जो बेस बनने का संकेत दे रही थी। तीसरा, एफआईएस अपने कार्यक्रम की शुरुआत चाहे वो खरीदारी का हो या बिकवाली का हो, एफएनओ से करते हैं और एफएनओ से शुक्रवार के सेशन में पहली बार शॉर्ट कवरिंग के नहीं, इंडेक्स में लॉन्ग बनने के संकेत आए थे और उसका फायदा आपको आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो एक्शन है भरपूर। इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार क्रॉस करते हुए और कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करने की तैयारी में बाजार। डेटा क्या कह रहे हैं थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी हमें बताएंगे, पर आइए उससे पहले एक बार जरा एमएनएम को पुल अप करिए क्योंकि इनके बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं थोड़े अनुमान से कम है। ट्रैक्टर बिक्री 42,000 से थोड़ी नीचे आई है। हमने करीब 44,000 का अनुमान लगाया था, तो उस अनुमान से तो थोड़ी घटकर आई है। लोअर बेस पर एक्सपोर्ट्स में हमने एक अच्छी बढ़त देखी है, तो ये एक अच्छा संकेत है। 57% इनके एक्सपोर्ट्स बढ़कर आए हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल बिक्री का आंकड़ा है हल्का सा अनुमान से कम है, बट ठीक ठाक फिगर्स आ रहे हैं एमएनएम के तरफ से भी। तो अभी तक के जो ऑटो बिक्री के आंकड़े रहे हैं उससे ज्यादातर बाजार खुश ही रहा है। पैसेंजर व्हीकल बिक्री में भी 8% का अपने उछाल आते हुए दिखा है। ट्रैक्टर बिक्री भी अगर हम देखें तो ओवरऑल बेसिस पर बढ़कर ही आई है अगर एमएनएम की बात करें। पर आइए ऐसी कुछ और ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, नतीजे आए हैं, खबरें भी हैं जिस पर वरुण हमें बताएंगे और मानसी से जानते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। मानसी बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे आप भी एचडीएफसी लिमिटेड, टाटा मोटर्स निफ्टी स्पेस में और वायदा बाजार में चंबल फर्टिलाइजर के आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा नाइका का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। 1,085 से 1,125 रुपए प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड जो है वो तय किया गया है।
है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि स्कॉटलैंड में हो रही है, शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने जा रहा है, तो भारतीय समय अनुसार 8:30 के लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके अलावा कल 2 नवंबर को नतीजे भारतीय एयरटेल सन फार्मा के निफ्टी स्पेस में आते हुए दिखेंगे। डाबर गोदरेज प्रॉपर्टीज, एचपीसीएल, जिंदाल स्टील एंड पावर और ट्रेंट के नतीजे जो हैं वायदा बाजार में आते हुए हम देखेंगे। फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। डाबर नतीजों के साथ डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं पीएनबी हाउसिंग 2000 करोड़ तक फंड जुटाने को लेकर बोर्ड मीट में फैसला होता हुआ दिखेगा। टेक महिंद्रा और कॉनकोर कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। बुधवार के दिन 3 नवंबर निफ्टी स्पेस में आयशर मोटर्स, एसबीआई के नंबर्स पर फोकस है। एबी फैशन, बाटा, फाइजर और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के नंबर्स वायदा बाजार में आते हुए दिखेंगे। वहीं यूएस फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होती हुई दिखेगी, ब्याज दरों पर फैसला आएगा। और क्योंकि गुरुवार के दिन भारतीय बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है, तो वीकली एक्सपायरी जो है नवंबर सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी बुधवार के दिन होती हुई, यानी कि 3 नवंबर को होती हुई दिखेगी। पीबी फिनटेक का आईपीओ जो है वो बंद होगा। एसजेएस एंटरप्राइजेस का 800 करोड़ का आईपीओ भी इस दिन बंद हो जाएगा और सिगाची इंडस्ट्रीज का 125 करोड़ का आईपीओ भी इसी दिन बंद होगा। प्रेसिडेंट वायर्स पर नजर रखें, शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होगी। कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूजेज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है वो 3 नवंबर को होगी। और इस दिन कल्चर डे के मौके पर जापान के बाजार बंद रहेंगे। वहीं कोफोर्ज एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। कल्चर डे की भी छुट्टी होती है जी सर, जापान में। बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है वजह चाहिए बेसिकली, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए नीचे हमारा कल्चर नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा बिना छुट्टी के। ये इंटरेस्टिंग चीज, ये तो पहली बार ही सुनी मैंने, और दुनिया में और कहीं नहीं होता होगा। नहीं ऐसा आई डोंट थिंक कभी होता है। जय हो जापान की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सर इंडिया में कल्चर भी तो इतने सारे कल्चर ट्रेडिशन। हाँ तभी तो एक केंद्र सरकार करेगी, एक हर राज्य सरकार करेंगे, एंजॉय करो। बढ़िया है, वेरी गुड। ओके, जापान के बाजार इस हफ्ते हम कंप्लेन नहीं कर सकते, बाकी चलेगा। हाँ, इस हफ्ते तो 4 दिन एक साथ, हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले को छुट्टी नहीं मान सकते, बट सॉर्ट ऑफ छुट्टी, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रहता है, अच्छा कम से कम एक हफ्ते की होती तो अच्छा। वरुण तो आज से रिलैक्स मूड में छुट्टी पे जा चुका हूँ। वरुण का शरीर यहाँ है, आत्मा छुट्टी पर जा चुकी है आराम से। मजे नहीं। ओके चलिए तो फिर एक बार छुट्टी वाले वरुण से जान ले, आज कुछ अगर काम किया है तो। वरुण बताइए। छुट्टियों पे भी इतना काम करा था। सबसे पहले नतीजे तो IRCTC यहाँ पे कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 159 करोड़ पे आया है, जबकि 124 करोड़ का अनुमान था और 33 करोड़ से बढ़ के आया है। और कंपनी की जो आय है 405 करोड़ पे आई है। कामकाजी मुनाफा 211 करोड़ पे आया, तो दमदार नतीजे इस कंपनी के आए हैं। वर्लपूल मुनाफा 135 करोड़ से बढ़ के 413 करोड़, मार्जिन 11.3% से घट के 8.1%। लक्स इंडस्ट्रीज मुनाफा 67 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पे आया है, मार्जिन में बढ़ोतरी 18.9% से बढ़ के 21.9%। 12 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। डॉलर इंडस्ट्रीज मुनाफा 22 करोड़ से बढ़ के करीब 44 करोड़ के आसपास आया है, मार्जिन 13.6% से बढ़ के 16.5%। देवयानी इंटरनेशनल घाटे से मुनाफे में एक कंपनी आ चुकी है। 67 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 46 करोड़ का मुनाफा जो है इस कंपनी ने किया, मार्जिन 10% से बढ़ के करीब 24.8% आए हैं। वेंकीज मुनाफा जो है 36 करोड़ से घटकर 30 करोड़, कंपनी के जो मार्जिन है 8.2% से घटकर 4.8%। पटेल इंजीनियरिंग घाटे से मुनाफे में आई है, 71.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 7 करोड़ का मुनाफा। स्टार सीमेंट मुनाफा जो है 60 करोड़ से घट के 46.5 करोड़। ग्रेफाइट इंडिया घाटे से मुनाफे में आई है, 41 करोड़ के घाटे के मुकाबले 128 करोड़ का मुनाफा। पॉली मेडिकेयर मुनाफा 35 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ और मोल्टेक पैकेजिंग मुनाफा जो है 13.5 करोड़ से बढ़ के 17.5 करोड़ के आसपास आया। तो ये तो नतीजे हैं। ऑटो नंबर्स, टाटा मोटर्स घरेलू बिक्री जो है 65,151 यूनिट के आसपास आई है। कुल सीवी बिक्री जो है 28,472 से बढ़कर 33,674 यूनिट्स पे आई है। मारुति सुजुकी कुल बिक्री 1.38 लाख यूनिट है, अनुमान 1.05 लाख यूनिट के आसपास का था, तो अनुमान से बेहतर है। अशोक लेलैंड कुल बिक्री 11,080 यूनिट के आसपास आई है, 10,100 यूनिट के आसपास का अनुमान था। बजाज ऑटो कुल बिक्री 4.39 लाख यूनिट है, घरेलू बिक्री हालांकि करीब 22% गिरी है। आयशर मोटर्स कुल जो वॉल्वो आयशर के कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री है 4,200 से बढ़कर 5,805 के आसपास आई है। टीवीएस मोटर्स कुल एक्सपोर्ट जो है 95,191 है, कुल बिक्री जो है मोटरसाइकिल की 3.41 लाख यूनिट है और कुल बिक्री 3.94 लाख यूनिट से गिर के 3.55 लाख यूनिट। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स कुल बिक्री 13,514 यूनिट। वीएसटी टीलर्स ट्रैक्टर्स की जो बिक्री है 1139 से घटकर 966 यूनिट के आसपास आई है। तो ये थे ऑटो नंबर्स। अब कुछ खबरें।
तो यहाँ पे सन फार्मा स्किन से जुड़ी एक दवा है, उसकी उपलब्धता उसके बारे में जानकारी इस कंपनी ने दी है कि अब ये दवाई जो है वो उपलब्ध होगी। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स टीवीएस राइडर नाम की बाइक जो है इन्होंने नेपाल में लॉन्च कर दी है। शिल्पा मेडिकेयर इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसको एक दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए फेज 1 में एंट्री कर ली है। टीसीएस सेलकॉम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है और बल्क डील्स है। सेल में 1.82 करोड़ शेयर्स की इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडस टावर में 10-10 लाख शेयर्स और ट्राइडन में मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई है, करीब करीब 50 लाख शेयर्स के आसपास की हुई है यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। बाजार है गरम, ढेरों कॉल्स आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आई सारे एक्सपर्ट्स का करें स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, किरण जाधव, सच्चिदानंद उत्तेकर और साथ ही आशु सर भी हैं और सभी से हम लेंगे दमदार कॉल्स। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दमदार मूव मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी रिकवरी है और इस रिकवरी में दिग्गज स्टॉक्स अब साथ देंगे। और यहां से जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है 2902 का भाव और स्टॉक का नाम है एचडीएफसी में कल का हाई ब्रेक होकर अब एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहां से स्टॉक एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में दिखाएगा। 2970 3000 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। 3000 का लेवल टूटता है तो पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 2840 2850। 2850 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 2970 से 3000 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए राय, 3000 के टारगेट तक खरीदारी आप करके चल सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, इसके नतीजों का भी है इंतजार, बस कुछ ही देर में आते होंगे। यूजुअली मार्केट आवर्स में आ जाते हैं एचडीएफसी के नतीजे भी, तो चलिए उसका करेंगे इंतजार। बट एक्शन में है बाजार इस समय और एचडीएफसी पर है खरीदारी की राय। 60,000 का लेवल सेंसेक्स क्रॉस करते हुए आपको इस समय दिख रहा है, जबरदस्त मूव वहां पर आती हुई। पर जो फ्रेश खरीदारी आ रही है, ऐसे कुछ काउंटर्स को देखिए। एक तो आईआरसीटीसी दमदार नतीजों के बाद मूवमेंट दिखाता हुआ, अपोलो टायर 4.5% ऊपर, भारत फौज इसमें भी अच्छी खरीदारी आपको बनती हुई दिख रही है। एक बार जरा वागले साहब से राय ली जाए भारत फौज पे। वागले साहब, क्या चल रहा है चार्ट पर? 800 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार सर? दीपांशु, मुझे लगता है करेगा और जब 800 का लेवल ब्रेक होगा तो इसमें कम से कम 20 रुपए की मूव आनी चाहिए। अगर किसी को प्रीएम करना है तो अभी का अभी लेना चाहिए, क्योंकि 800 टूटेगा तो स्टॉप लॉस मैच नहीं होगा। अभी बाय करते हैं 794 795 में, 787 के स्टॉप लॉस से। 800 ब्रेक करने के बाद और क्वांटिटी ऐड करिए और 820 का टारगेट रखें। 800 के बाद थोड़ा और खरीद लें, अभी भी खरीद लीजिए। भारत फौज पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर है बाजार, 17,900 पर निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अब जो अनिल जी बात कर रहे थे 39,800 उसकी तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। आशु सर भी है हमारे साथ। आशु सर, गुड आफ्टरनून। नई सीरीज की हुई है शुरुआत, थोड़ी उतार चढ़ाव और हैवी सेलिंग वाली रही अक्टूबर सीरीज, बट बताएं सर मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है और इस बाउंस बैक को कैसे देखें? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 3-4 दिन बाद मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अनिल जी, सॉरी दीपांशु, सबसे पहले तो आई थिंक आपको ध्यान होगा लास्ट वीक आई वॉज कन्विंस्ड कि आगे पीछे दिन की बात है 18,000 टूटेगा, और जिस तरह से टूटा दीपांशु, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब सबका जो कमाया धमाया होता है, आप 3 राइट कॉल्स को एक रॉन्ग कॉल में खो देते हो, 1000 पॉइंट ऊपर में को 300-400 पॉइंट में नीचे में खो देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मैं हर मंथ एक्सपायरी एक्सीडेंट की बात करता हूँ। सो एनीवे दीपांशु, जो बच पाया वो बच पाया, जो नहीं बच पाया उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जिसके बात मैं करता हूँ। और हर बार बोलता हूँ कि एक्सपायरी एक्सीडेंट है, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और वो प्रिपरेशन मतलब होती नहीं है, वो सिर्फ एक डिसिप्लिन होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है और वो नॉइज को इग्नोर करना पड़ता है। मार्केट वापस भी आएगी, बाउंस बैक भी हमेशा करती है। मैंने उसके बाद भी सबको बोला कि जब ये शार्प डिप आता है, इसके बाद देयर इज ए नॉर्मल टेंडेंसी कि एक्सपायरी में कटने के बाद बाउंस बैक करेगी। कहां तक करेगी? 18,000 का टारगेट था, 18,000 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। मुझे लगता है कि अब इस भाव पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हैविंग सेड दैट दीपांशु, मेरे पास 3 कॉल्स हैं और एक स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं सारी आपसे शेयर कर लेता हूं अभी। बिल्कुल, 3 आपके स्प्रेड लग रहे हैं। एक चीज पे मैं आपसे राय लेना, जैसे आपने कहा कि 3 सही कॉल हो और एक गलत हो जाए तो सारा पैसा आया गया बराबर हो जाता है। मेरे ख्याल से उल्टा होना चाहिए। अगर एक कॉल में आप 3 कॉल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, समझिए 1-1% का स्टॉप लॉस है, टारगेट तो आप 3% का, आपके 3 कॉल आएंगे तो स्टॉप लॉस तो आपके नजदीक के होंगे, टारगेट बड़े होंगे, तो ये रेशियो कैसे बैठा बताइए?
अनिल जी ये रेशो बैठा क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है, पैसा कमाया होता है ट्रेडर ने, 18,500 की बातें हो रही होती हैं, 18,400 की, 18,200 पे कटता नहीं है, वो सोचते हैं कि स्टॉप लॉस रखते नहीं है। हाँ, वो स्टॉप लॉस नहीं रखे, वो तो फिर वो तो अलग बात है, वो तो खैर वो तो फिर ट्रेडर वाली बात ही नहीं ना आशु जी। अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं रखेगा वो तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अलग। मुझे लगा स्टॉप लॉस रखने वाले का इतना कैसे नुकसान हो सकता है। अनिल जी मैं ट्रेडर्स की बात ही कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल। नहीं अनिल जी होता है। आप देखिए, अगर आप अनिल जी आप ऐसा करिए अभी ना, आप अपने व्यूअर्स को ये डाल दीजिए कि इस लास्ट 5 दिन में किसको कितना बड़ा लॉस हुआ और मतलब एक लॉट में कैसी चीजें लेके गई हैं। सो अनिल जी ये होता है, इसको ना आप जितना मर्जी करें कि स्टॉप लॉस डालें, ये कॉपी बुक स्टाइल में हो नहीं पाता ऑनेस्टली, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूं एक्सपायरी एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट अनिल जी ऐसे अनाप शनाप भाव में कटता है कि आप सोच भी नहीं सकते, बट वो उसको आप विजुलाइज नहीं कर पाते। बट समहाउ अनिल जी मैं हर बार कोशिश करता हूं, वो होता है, जब होता है तो फिर वो बहुत बुरा होता है। तो उसके लिए अनिल जी कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग नहीं होता, उसके लिए कॉल होता है शांति से बैठना बस। तो उसके लिए कोई स्टॉप लॉस ऊपर नहीं नीचे नहीं। सो अनिल जी जो 3 कॉल्स हैं वो इस वक्त इस एक्सपायरी की है। देखिए मैंने बताया कि अपना 18,000 तक का बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, जो कि हो गया। मुझे अभी भी बहुत बड़ी तेजी नहीं लग रही है, अभी भी मार्केट अनिल जी मेरे लिए सेल ऑफ राइट है। आज अनिल जी आप देखिए जो 30 पॉइंट निफ्टी का प्रीमियम है, ये 90 पॉइंट कर दिया। ये उसके लिए किया जिसने निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया, ऑप्शन वाले के नहीं किया। तो वो जिसने शॉर्ट किया उसको फंसाने के लिए। तो अनिल जी ये ट्रैपिंग है, लेकिन बहुत बड़ी ट्रैपिंग नहीं है। ये प्रीमियम कब तक कर लेंगे? और 5, 7, 10 दिन तक कर लेंगे, बट बाउंस बैक होना था तो वो हो चुका है, काफी हुआ है। और स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी रहना चाहिए। तो अनिल जी मेरा पहला स्टॉक जो बाय में है वो है एसबीआई। एसबीआई के अनिल जी रिजल्ट्स हैं, और मेरा जो थीम था कि सेफ हेवन सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक। आई कंटिन्यू टू टो द सेम लाइन। तो पहला स्टॉक है जो बाय में है वो एसबीआई। एसबीआई आप रिजल्ट्स के लिए ले सकते हैं, या वैसे भी ले सकते हैं, डिलीवरी भी ले सकते हैं। और अगर किसी को अनिल जी शांति का ट्रेड चाहिए तो इस एक्सपायरी का एसबीआई का स्प्रेड है, जो कि बहुत अच्छा स्प्रेड बन सकता है। वो स्प्रेड है अनिल जी, आपको लेना है एसबीआई की 500 की कॉल। 500 की कॉल है अनिल जी 33 रुपए की अभी का भाव है, जबकि एसबीआई का भाव चल रहा है फ्यूचर में 514-15। तो 33 रुपए की आप ये कॉल लेते हैं और 550 की 2 कॉल बेचते हैं अनिल जी, वो बिकेगी 13 रुपए में। 13 दूनी 26 रुपए, 33 माइनस 26 7 रुपए, 5 हो गया। जी जो मैक्सिमम लॉस है नीचे में आपका 7 रुपए है, और ये कहां तक सेफ है? 600 रुपए तक। 7 रुपए से दे के अनिल जी आप, ये एक्सपायरी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो और रिजल्ट भी इसके अंदर हैं, आईवीज अच्छी हैं रिजल्ट्स के चलते। तो 500 से जी एसबीआई कहीं भी बंद हो गया 507 से ऊपर, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है। इसमें क्या चाहिए? मार्जिन, पेशेंस और शांति। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट के उतार चढ़ाव से। लेकिन अगर किसी को वैसे लेना है तो अनिल जी मैं एसबीआई में पॉजिटिव हुई, एसबीआई ले सकते हैं। तो ओके, ये एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड है अनिल जी ग्रैनुअल अनिल जी मैंने सॉरी, हाँ जी अनिल जी बोलिए सर जी। हाँ अनिल जी दूसरा ट्रेड है ग्रैनुअल अनिल जी मैंने पिछले हफ्ते में भी दिया था कि ये फार्मा थोड़ा सेफ हेवन लग रहा है, थोड़ी शांति लग रही है। यूफोरिया में आया नहीं था, लेकिन एक्सपायरी के साथ प्रेशर में जरूर आया थोड़ा। तो उस प्रेशर के बाद हमने देखा ग्लेनमार्क में भी कैसे मूव आया। ग्रैनुअल भी अनिल जी स्टेबल है, लेकिन उसमें जो मूव आना चाहिए था नहीं आया। तो 312 का भाव है अनिल जी, मेरे हिसाब से 300 रुपए के स्टॉप लॉस से ग्रैनुअल में बाइंग करनी चाहिए। और ग्रैनुअल में मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न आ जाएगा, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटीज के अंदर है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छी हो रही है। तो ग्रैनुअल में प्लेन वनीला बाय है 300 रुपए के स्टॉप लॉस से। तीसरा अनिल जी मेरा बाय कॉल है, जो अभी हमने शेयर किया क्लाइंट के साथ, 1 रुपया ऊपर है शायद, डेल्टा कॉप अनिल जी 270 के अराउंड चल रहा है फ्यूचर, इसमें बाइंग करनी चाहिए। 255 का स्टॉप लॉस और 300 रुपए का टारगेट डेल्टा कॉप के अंदर। तो अनिल जी 3 बाय कॉल है। और एक अनिल जी मेरा निफ्टी का बियर स्प्रेड है, अगर वो कहें तो अभी दे दूं। और वो इंश्योरेंस है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा 18,050 के टारगेट के आसपास फ्यूचर तो पहुंच गया है, स्पॉट नहीं पहुंचा। लेकिन ये स्प्रेड इतना अच्छा है इस एक्सपायरी का 3 दिन के लिए, कि मुझे लगता है कि बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले एसबीआई यहां पर 500 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए और 550 के 2 कॉल ऑप्शन बेचिए। ये है स्ट्रेटेजी आपके लिए। ग्रेन्यूल्स और डेल्टा कॉप, इन दोनों में भी खरीदारी करने की राय आशु जी की तरफ से आपके लिए। आइए एक बेहतरीन आपके लिए स्ट्रेटेजी भी आएगी स्प्रेड के लिहाज से भी, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। और दिवाली पर ब्रोकरेजेस की तरफ से टॉप पिक्स लेकर आ रहे हैं वरुण दुबे। आइए देख लेते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जो आज कोटक सिक्योरिटीज ने सुझाए हैं आपके लिए दिवाली पर खरीदारी करने के लिए। आज से वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्स है कोटक की तरफ से, और 8-10 पिक्स थे उसमें से 6 हम छाट के लेके आए। और अनिल जी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि जो रिटर्न्स ये स्टॉक्स में सुझा रहे हैं, इसके बाद
इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ये हो जाता है कि इसके चलते निफ्टी कितना चलेगा पता नहीं, क्योंकि एक 6 के 6 पिक्स जो है वो दरअसल निफ्टी के स्टॉक्स है। यहाँ पे आप बीपीसीएल देखिए, सबसे पसंदीदा पिक इनकी यही है और इसमें सबसे बड़ा अपसाइड वो देख रहे हैं। जो टारगेट इनके तरफ से दिया गया है वो है 550 रुपये के आसपास का, यानी कि मौजूदा स्तर से अगर आप देखेंगे तो करीब 30% के आसपास का अपसाइड जो है वो इस काउंटर पर दे रहे हैं। अगला जो है वो है हिंडाल्को का काउंटर, जो ओवरऑल एल्यूमिनियम की स्टोरी है वो इनको काफी पसंद आती है। इसके लिए हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 565 के लक्ष्य के साथ, यानी करीब 19% के आसपास की यहाँ तेजी देखने मिलेगी। HUL नो डाउट FMCG कंपनीज के मार्जिन में दबाव है, लेकिन आगे वॉल्यूम ग्रोथ और ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी जो है उसमें इनको काफी भरोसा है। इसके लिए 2950 के लक्ष्य दिए गए हैं। 24% के आसपास का अपसाइड इस काउंटर में है। इन्फोसिस IT दिग्गज इस पे ये भरोसा कर रहे हैं, 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 2000 के आसपास का लेवल जो है इस काउंटर पे दे रहे हैं, 18% का अपसाइड। इसके अलावा ITC यहाँ पे इनको काफी भरोसा है, 275 रुपीज के लक्ष्य जो है वो इस दिग्गज पे दे रहे हैं, यानी कि 22 रुपए के आसपास का अपसाइड जो है आपको ITC में दे रहे हैं। और L&T पिछले कुछ दिनों से लगातार इस काउंटर में तेजी है, इनका मानना है कि आगे भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। जिस तरह से इकोनॉमी में रिवाइवल हो रहा है उसका बड़ा बेनिफिशियरी जो है L&T रहेगा। इसके लिए यहाँ पे 2100 के टारगेट इन्होंने दिए हैं, यानी कि करीब 18% के आसपास का अपसाइड वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। यानी कि जो 6 निफ्टी के काउंटर्स हैं इनमें 18 से 30% के आसपास का अपसाइड जो है वो कोटक सिक्योरिटीज देख रहा है, और इसके लिए ये 6 पिक्स जो है वो इनकी टॉप पिक्स है। निफ्टी का टारगेट नहीं दिया वरुण? नहीं दिया, मैं वही सोचता था कि निफ्टी का टारगेट भी इनसे मान ले, अगर 18 से 30% ये चलेंगे तो निफ्टी कम से कम 10-15% तो चलेगा। बिल्कुल, सारे दिग्गज पसंद है कोटक सिक्योरिटीज को, और नजर रखिए दमदार आइडियाज उनकी तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। कुछ मार्केट हैवी वेट्स भी इस लिस्ट में शामिल। शुक्रिया वरुण, ये दमदार दिवाली पिक्स ब्रोकरेजेस की तरफ से हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिमाग हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। साथ में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, भारत फोर्ज एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 825 827 तक के भाव ये दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें दीपांशु, तो एक कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और वापस से आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्बत भारत फोर्ज दिखाने लगा है, तो ये इसका पहला साइन होता है तेजी का। बड़ा कंसोलिडेशन इसके पीछे है, बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना है, तो यहां पर खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस रखना है 782 रुपए पर, 782 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 830 रुपए का पहला टारगेट होगा, 830 तक जाना चाहिए, उसके परे भी जा सकता है। एक ही टारगेट दे रहे हैं, 830 रुपए के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में खरीदारी करें। ओके, तो 830 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज पर रखें नजर। एक्शन में ये आ रहा है काउंटर पर। आइए आशु सर से उनकी बाजार की स्ट्रैटेजी लेने का समय है। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु 18,000 का पुट है, 111-12 रुपए का। आप ये ध्यान रखना अनिल जी, सॉरी दीपांशु के 17,900 स्पॉट चल रहा है और फ्यूचर 18,000 के करीब चल रहा है। 18,000 का पुट है, इन द मनी हो गया, वो डीप इन द मनी है, 111-12 रुपए का। इसको एक को बाय करना है और 17,800 का 2 पुट बेचना है जिसका भाव है 3940। 2 पुट बेचना है 17,800 का। फिर रिपीट कर रहा हूं, 18,000 का एक पुट लेना है, 17,800 के 2 पुट बेचने हैं। ये स्प्रेड बनेगा सिर्फ 30 रुपए में। 30 रुपए का मतलब है 17,970 के नीचे निफ्टी अगर 17,600 तक रहता है तो आपका प्रॉफिट एरिया है ये अगले 3 दिन के लिए। सो अगले 3 दिन में दीपांशु अगर इससे नीचे नीचे रहता है, अभी भी जो स्पॉट है उससे प्रॉफिट होगा, तो 30 रुपए में ये इंश्योरेंस जरूर हाथ में रखनी चाहिए। जिस तरह की अभी भगदड़ मचाई है ये कहीं ना कहीं अब सेटल होगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑप्शन का ट्रेड है वो सेटल होगा स्पॉट से, और फ्यूचर का ट्रेड डिफरेंट है। सो कंफ्यूज नहीं होना फ्यूचर से। ये बहुत अच्छा ट्रेड है। 30 रुपए इन द मनी आपकी कॉस्ट है और ऑलरेडी ये मतलब ऑलमोस्ट 70, 80, 90 रुपए आपका इन द मनी है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड एज एन इंश्योरेंस, जैसे हमने SBI बाय दी, ग्रैनुअल बाय दी, डेल्टा कॉप बाय दी, जरूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा ट्रेड है। और अनिल जी एक और चीज है आपसे, मेरा तो काम मतलब एक्चुअली क्या है कि वैसे ही डिफिकल्ट होता है, मतलब मेरा क्या किसी का भी। अनिल जी तेजी की कॉल अगर राइट जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर मंदी की कॉल राइट जाए तो वैसे ही ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तेजी की कॉल अगर गलत चली जाए तो भी ज्यादा बुरा नहीं लगता, और अगर मंदी की कॉल बुरी चली जाए तो अनिल जी ट्रोलिंग और मतलब गाली भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो अनिल जी जो डिफिकल्ट ट्रेड में
जब मैं अकेला बोलता था कि 18,000 टूटेगा, अनिल जी आपकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी मेरे को, बट मैं फिर भी आपको थैंक्स कहूंगा क्योंकि आप हमेशा मेरे इस व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं और हाईलाइट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा ग्रज जरूर है अनिल जी कि इतना अच्छा ट्रेड था कि किस वेंजियंस से 18,000 नहीं आशु जी एक चीज सुनिए, मैं हमेशा कहता हूँ और शायद हो सकता है सुबह 8 बजे वाली आप कमेंट्री कभी मिस करते हो, दीप जानते हैं इस बात को। मैं हमेशा कहता हूँ कि मंदी का कॉल देना ज़्यादा मुश्किल काम है, तेजी का कॉल देना ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि मैं दोनों तरह के कॉल मैं भी देता हूँ। और उसका कारण ये है कि मंदी का कॉल दे के वो लेवल या वो इंडेक्स के लेवल, स्पेसिफिकली स्टॉक तो चलो छोड़ दो, इंडेक्स के लेवल वो आएंगे या नहीं आएंगे गारंटी नहीं है। तेजी के तो आ जाएंगे, निफ्टी कभी न कभी तो 25,000 होगा, कभी न कभी तो 30,000 भी होगा। सो मंदी के कॉल अनडाउटेडली, और इस बार तो मंदी के कॉल देने में आप सबसे आगे थे, थोड़े बहुत सचिन जी भी आगे थे हमारे, जिन्होंने स्टॉक्स में दिए थे, मैकडोवेल्स वगैरह में, वो मुझे ध्यान में है। नहीं उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और यही तो हमारी पैनल की खासियत है कि हमारे पास सब तरह के दमदार ऐसे एक्सपर्ट हैं, जब पता है लोगों को कि मंदी आए तो आशु जी को फॉलो करना है, जब पता है तेजी आए तो किसको फॉलो करना है, तो सब तरह के, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ये वाला तो अनडाउटेडली 18,000 के नीचे वाला बहुत ही बेहतरीन कॉल था, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसके लिए आपको सैल्यूट है सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। बिल्कुल, इसमें कोई हाँ, मतलब मैं बीच बीच में थोड़ा आपके साथ में मस्ती करता हूँ, वो मुझे पता है, आपको भी पता है कि ताकि क्या है कि जिन जिन लोगों को पैसे लगे हो ना, क्या होता है क्या कि है ना, मतलब अगर मैंने गलती की है समझो, और मुझे घर पे मेरी वाइफ बोलते कि आपने गलती की, तो मेरी गलती होने मुझे 4 गुना लगने लगती है, ऐसा है। तो इसलिए ना जब आप कहते हो ना कि गिर गया, तो गिरने के बाद आप कहते हो तो वो 4 गुना लगता है जी। अनिल जी इसका एग्जांपल ना बड़ा क्लियर वो होता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में पैसे पाकिस्तान पे लगाने चाहिए। हाँ। पैसे तो हारेंगे लेकिन खुशी तो होगी, लेकिन वो अनिल जी दोनों तरफ गलत हो जाए, इंडिया भी हार जाए, पैसे भी हार जाए। ना यहाँ पे थोड़ा असहमत हूँ, खुशी नहीं होगी, दुख कम होगा। दुख कम होने में और खुशी होने में बहुत फर्क है कि कम, मतलब पैसे लगा लिया, हार गए तो कम से कम ये चलो ठीक है, पैसे तो आ गए, बाकी पैसे चले जाए, जीतनी तो नहीं चाहिए। बोले आप पहले बोलते हम दोनों में पैसे लगा देते हैं, दोनों में हार जाते, कोई दिक्कत नहीं, मैच जीतना जरूरी था। अब वो मार्केट गिरा, मैच की वापस याद मत दिलाओ आशु जी। चलिए आशु जी से आगे बढ़ते फटाफट। ओके, मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए किस लिए आई हैं आप? सर, क्रिस वुड जो कि जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्हें भारतीय बाजार बहुत पसंद है और लगातार ये क्रिस वुड पहले जो CLSA में हुआ करते थे, बाद में जेफरीज चले गए, और वहां से जो इनकी रिपोर्ट्स आती है, जी सर, मतलब पूरे माहौल में सबसे बढ़िया रिपोर्ट ये दिखी है। जी सर। तो बताइए पूरी डिटेल्स। क्योंकि एक दो ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जो कि इंडिया पर फिलहाल रिपोर्ट जो है नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन क्रिस वुड ने अभी यहाँ पर पॉजिटिविटी जताई है और कोरोना के समय में भी लगातार जो रिपोर्ट्स इनकी तरफ से आती हुई दिखी वो बुलिश ही रही है भारतीय बाजार को लेकर। ताजा अगर रिपोर्ट की बात करें, अगले 10 साल निवेशित रहने के लिए उन्हें भारत इकलौता बाजार पसंद आ रहा है, इतनी ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पर वो बता रहे हैं। हर गिरावट में भारतीय बाजार में निवेश का मौका ढूंढेंगे और निवेश करते रहेंगे, ये उनकी तरफ से बयान आया है। पर्टिकुलरली अगर सेक्टर्स की बात करें, 2 सेक्टर्स जिस पर लगातार कमेंट्री भी आती है, रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखती हैं, वो है रियल एस्टेट और IT सेक्टर, जो कि लगातार इन्हें पसंद है। अब सबसे ज्यादा इस बार की रिपोर्ट में इन्होंने अलग तरीके से क्या समझाया है, इनका मानना है कि इस वक्त भारतीय बाजार की जो तस्वीर है ना, वो बिल्कुल 2003 की तरह नजर आ रही है, क्योंकि 2003-04 में भी 5% की बॉन्ड यील्ड अगले कुछ ही सालों में 8 से 9% होती हुई दिखी थी, और तब भी दिग्गजों को इन्वेस्टमेंट साइकिल खराब होने का खतरा नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब भी सिचुएशन जो थी बेहतरीन तरीके से संभलती हुई दिखी थी। और ठीक ऐसा ही हाल ही में अगर देखें, इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 6.3% है, और अभी भी इन्वेस्टमेंट साइकिल पर कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर अभी मजबूती जारी है। तो ये चीजें जो कि इस रिपोर्ट में अलग तरीके से निखर कर आ रही है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, कोरोना की शुरुआत से ही क्रिस वुड का भरोसा भारतीय बाजार पर लगातार रहा है। जुलाई में ही क्रिस वुड ने एक लॉन्ग ओनली इंडिया पोर्टफोलियो लॉन्च किया था, और अगस्त में अपने एशिया पैसिफिक पोर्टफोलियो में इंडिया का वेटेज जो है वो बढ़ाकर 2% किया था। तो क्लियरली लगातार इंडिया पर इनकी राय जो है बुलिश है, और इंडियन मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर बात करें, उनको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ओके, तो क्रिस वुड को है भारतीय बाजार पसंद, और दमदार रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं, कह रहे हैं एक नई ग्रोथ साइकिल की तरफ भारत इस समय उनको आते हुए दिख रहा है। आज का बाजार तो दमदार एक्शन वाला है, और कुछ और कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी।
दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया है, कल के सत्र में ही इनफैक्ट इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया था अराउंड 2180 के आसपास का, एंड उसी का एक फॉलो थ्रू मोमेंटम है जो मुझे लग रहा है लगभग 2300 के आसपास तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2225 पे, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा 2300 का फर्स्ट, 40 का सेकंड टारगेट। खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड। इस पर रखें नजर। खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से, देखते हैं किस तरह का एक्शन बनेगा। एक बिगुल अब किरण जी के लिए, किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। आफ्टरनून दीप, एक बहुत ही अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है और बाय करना है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मेरा गुरुवार तक का टारगेट लगभग 295 से लेके 300 तक रहने की उम्मीद है, और इसके लिए स्टॉप लॉस काफी नजदीक है 268 का। तो 4 रुपए की रिस्क है, ऊपर लगभग 20-25 रुपए का रिवॉर्ड है। तो मेरा मानना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है ये, डेल्टा कॉप बाय करके चले। और अगर ऑप्शन का के जरिए आपको करना है तो मेरा मानना है कि डेल्टा कॉप का 270 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 19 रुपीज 45 पैसे के आसपास मिल रहा है, 19 रुपए 50 पैसे के आसपास, इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 14 रुपए का रहेगा या 16 रुपए का रहेगा, यानी 3-3.5 रुपए का रिस्क रहेगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं ये 28 से 30 तक जाने की उम्मीद है। तो इधर भी एक बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ऑप्शन के जरिए गुरुवार तक लेना है या फ्यूचर्स में आपको गुरुवार तक ये फ्यूचर्स लेके चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप में खरीदारी करने की राय। 295 और 300 तक के टारगेट के लिए डेल्टा कॉप आशीष सर को भी पसंद आता हुआ दिख रहा है, और हमने भी दिवाली के पहले दिया था, खरीदारी करने की राय भी दी थी। हालांकि उसके बाद काफी गिरा भी है, 285-87 के आसपास दिया था जहां तक मुझे याद है, वहां से काफी नीचे भी आया बढ़ने के बाद। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, और उसके बाद आ रही है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब, सुस्वागतम। पिछले हफ्ते आपने पूरी हिम्मत बनाए रखी और लगातार बाय कॉल्स देते रहे, और उसका असर आज दिख रहा है फाइनली। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी। मेटल्स लगातार आप खरीदारी करने की राय दे रहे थे, देखिए मेटल शेयर भाग भी रहे हैं। बताएं सर, अब आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, आज तो एक धुआंधार तेजी है बाजार में, और दिवाली में मूड माहौल बिल्कुल अब ठीक होने लगा है। अनिल जी, 2 कॉल्स है, 2 कैश मार्केट के दमदार स्टॉक्स है, दोनों में खरीदारी करनी है। 2 कैश मार्केट के दमदार कॉल्स, दोनों में खरीदारी। पहला बताओ सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है ये एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। स्टॉक का नाम है संधार टेक्नोलॉजीज। शानदार टेक्नोलॉजी भी कई बोलते हैं। स्टॉक शानदार है। 278 के लेवल्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता है। ये एक ईवी फोकस्ड लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जिसके अराउंड 29 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। उसके अलावा 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पेन में भी है, एक मेक्सिको में है, और कई सारी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, कोरिया की, जापान की, चाइना की, इनके साथ इनका टेक्निकल टाई अप है। एक सॉलिड कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर लॉक्स बनाने वाली कंपनी है। फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सीट बेल्ट स्पूल की इसकी 28% ग्लोबली मार्केट शेयर है, और कंपनी टेस्ला को कैटर करने लगी है, और बाकी भी कई नामी गिरामी मार्की क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी कैटर करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 70% की हिस्सेदारी है। DII अराउंड 16.3% ओन करते हैं, जिसमें ICICI, निप्पॉन, कोटक, DSP, AB सनलाइफ सब है इसमें। तो इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मेरी यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा 295 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 270 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 295 का टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस। संधार टेक 295 बस, छोटा सा है। छोटा सा ही है सेठी साहब, इससे बड़े बड़े तो आप खराब बाजार में दे देते टारगेट है। अनिल जी, 279 पे रिकमेंड किया था। हाँ। तो क्या है, ओह अच्छा, बढ़ गया। ओके 279 था स्क्रीन पे जब मैं बोलना शुरू कर रहा था। फेयर इनफ। तो उस हिसाब से 295 मतलब 5-7% की तेजी शॉर्ट टर्म में अच्छी है। ना फिर तो ठीक है, बराबर है। अच्छा सर, बताएं दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक सॉलिड कंपनी है। स्टॉक का नाम है ला ओपाला आरजी। ये एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है। पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे ला ओपाला, लीवा, सॉलिटेयर।
जो कि हर सेगमेंट के लिए कंपनी बनाती है। फिर इनका जो ऑर्गेनाइज्ड ओपनवेयर सेगमेंट में 50% का लीडिंग मार्केट शेयर है। 12,000 रिटेलर्स है अक्रॉस द कंट्री, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एक डेट फ्री कंपनी है, सॉलिड बिजनेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 30% के। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा रहा है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। फिर अच्छी खासी म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी है, HDFC है, UTI है, DSP है, मलाबार इंडिया फंड है। तो ये स्टॉक जो कि अभी 303 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 320 का टारगेट है, 290 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए ला ओपाला पर खरीदारी कराए। 303 पर सिटी साहब आपने रेकमेंड जरूर करा होगा, फिलहाल 310 पर आ गया है, बट 320 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके जा सकते हैं। 290 का है स्टॉप लॉस। नजर रखिए ला ओपाला, संधार टेक का 2 बेहतरीन कॉल्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। पर आइए बाजार की ये जो दमदार तेजी है, इसमें अब आपको क्या करना है जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। अनिल जी, मजबूत हैं भारतीय बाजार और बहुत मजबूत हैं ग्लोबल संकेत भी सर। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं 150 पॉइंट्स की तेजी के साथ, 0.5% की तेजी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है सर। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यूरोप के बाजारों में भी एक मिनट HDFC के रिजल्ट पहले पहले रिजल्ट लेना जरूरी है। रिजल्ट आ गए, पहले हमारी कमेंट्री कहीं नहीं जाने वाली, यही रहेगी। 3780 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर आया। कुणाल जी आपको कहने की जरूरत नहीं, चार्ट तैयार कर लीजिए। 3660 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से बेहतर मुनाफे का आंकड़ा HDFC लिमिटेड का नजर आ रहा है। स्टॉक 2.5% ऑलरेडी मजबूत है। आय और बाकी आंकड़े भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है 3780 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा, ये उम्मीद से कहीं बेहतर आता हुआ दिख रहा है। बाकी आंकड़े आए तब तक कुणाल जी चार्ट बताइए। अरे जी चार्ट भी बहुत अच्छा है, कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। केवल एक अड़चन मुझे 2920 के आसपास फ्यूचर्स में नजर आ रही है। 2920 जैसे ही स्टॉक निकाल देगा, इसमें आपको एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। तो HDFC 2920 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। 2920 के ऊपर अगर ये चलता है तो आपको 2970 50 का मूव देखने को मिल सकता है। 2920 के ऊपर खरीदारी करें। ओके, तो थोड़ी देर में सुमित जी आपको भी तैयारी रखनी, क्योंकि शो की शुरुआत में आपने HDFC लिमिटेड खरीदारी करने की राय भी दी थी और स्टॉक बढ़ भी रहा है। 2910-15 के आसपास आपकी रिकमेंडेशन थी। फिलहाल बाकी डेटा अगर आ जाएं तो एक बार रखें, लेकिन मुनाफा बहुत ही तगड़ा आता हुआ दिखाई दी है ना, बहुत ही बढ़िया। हाँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास, 3.6%, ठीक है। बाकी आंकड़े अभी तक तो ठीक दिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और HDFC लिमिटेड बहुत जरूरत है निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए, HDFC लिमिटेड की। बिल्कुल सर, 17,950 निफ्टी पहुंच रहा है, 17,950, 39,775 बैंक निफ्टी, दोनों लेवल एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। लेवल्स की ये खासियत है दीप, देखिए बहुत कम ऐसा होता है निफ्टी बैंक निफ्टी आजकल एक साथ एक ही लेवल पर पहुंचे। तो बड़े टारगेट की तरफ जो आज के लिए रखे थे हमने, वो दोनों ही टारगेट की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब जो HDFC लिमिटेड के रिजल्ट आए, देखते हैं इनसे कितना जोश आता है नई तेजी के लिए, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सुमित जी अपनी कॉल जो है आपकी HDFC लिमिटेड की, उस पर राय दीजिए। अनिल जी, इंदा मनी है 30 रुपए ऑलमोस्ट बढ़ चुका है और अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 40 रुपए अभी बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने कहा था 2970 3000 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 3000 का लेवल क्रॉस करते ही 8 से 10% का मूव HDFC के अंदर अब की बारी देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट के हिसाब से पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टारगेट के आसपास अभी आते जा रहा है। ऊपर में 2970 और 3000 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक HDFC का बात है। 2970 और 3000 के लेवल्स के लिए जो सुमित जी बात कर रहे थे, उन लेवल्स की तरफ जा रहा है। 17% ग्रोथ आई है नेट इंटरेस्ट इनकम में, अच्छी बात है। कलेक्शन एफिशिएंसी 98% की है, तो वहां पर भी वैसे भी खैर इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी रहती है, बट ये अच्छा फैक्टर आपको आते हुए दिख रहा है। लोन्स रिस्ट्रक्चर्ड करीब 1.4% ऑफ टोटल लोन बुक में है, यहाँ पर रखिए नजर इस समय। और कुल रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स एक अकाउंट का ही कॉन्ट्रीब्यूशन 35% का है, तो उसको अगर आप निकाल दें तो फिर ज्यादा अच्छा एक्शन नहीं है। कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग करीब 1304 करोड़ की आती हुई दिख रही है HDFC लिमिटेड की तरफ से। तो फर्स्ट कट अच्छे नंबर दिख रहे हैं और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है अब 3% ऊपर। पर बताएं सर, बाजार की हम बात कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स हैं मजबूत, 1% ऊपर यूरोप, 150 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स। क्या बहुत बढ़ गया फ्यूचर से, नैस्डैक 0.5% ऊपर सर, बढ़िया एक्शन है। 0.5% दोनों ऊपर है, ठीक है। ओके, 17,800 बेस हो गया अभी आपके लिए। 17,671 की आपने शुक्रवार को क्लोजिंग दी थी। 17,800 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ये इत्मीनान रखें, क्योंकि 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 17,800 के पुट पर हाईएस्ट।
18,000 के पार नहीं निकलेंगे, ये भी इत्मीनान रखें। तो 17,950 18,000 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज आ रही है अगर आज के लिए आप ट्रेड करें तो। कल के लिए अगर गैप से खुले तो एक अलग बात है, वो हम 3:20 पे डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग पोजीशन लेके जाना है या नहीं। अदरवाइज 17,950 18,000 डन फॉर द डे, ठीक है। तो इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया। और देखिए आप सिंपल सी दी पर 18,600 से गिरे बराबर है, 17,600 आए, 1000 पॉइंट निकला। अगर 350-400 पॉइंट आ जाते हैं, 350 पॉइंट बढ़ते हैं, यानी 33-35%, 1/3 रिकवरी हो गई। अब 1/3 रिकवरी के बाद अगर रिकवरी 50% तक जानी है तो फिर आज अमेरिका बहुत मजबूत रहना चाहिए, तो ताकि कल आप है ना 18,125 18,175। मेरा टारगेट 17,950 18,050 पहला है, जहां पर अपन पहुंच गए। आज सुबह हम यही बात करते हैं, इसमें रिकवरी आएगी। दूसरा टारगेट 18,125 18,175 का है। जिस दिन 18,175 18,200 पार किया फिर वापस हम 19,000 की बात करेंगे। 19,000, हाँ सीधा 19,000, फिर नया हाई बनाएंगे। तो 18,200 के ऊपर फिर से मूड चेंज हो जाएगा, तो वहां पर नजर रखेंगे। तो 1 बाय 1 जैसे लेवल आते हैं, फिलहाल 18,000 के नजदीक प्रॉफिट बुक करें, 17,800 के नीचे बंद नहीं होगा, ये इत्मीनान रखें। तो इस लेवल पर खरीदारी करने के बजाय ऊपर में प्रॉफिट बुक करना है, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी कहाँ पहुंचे हम? 39,700 के आसपास। 39,775 हमारा आज का लेवल था दीप, लगभग वहां पहुंचा है। एग्जैक्ट वही है 39,775, देख लीजिए एग्जैक्ट लेवल है। और निफ्टी भी 17,950 17,954 है। बहुत बढ़िया मार्केट है, दोनों तरफ एकदम लेवल्स को परफेक्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। सुबह 17,700 पे खरीदना है आपको, एग्जैक्ट आज का लो 17,697 का है। और बैंक निफ्टी भी 39,100 39,300 की रेंज में खरीदने का जो था 39,120 का लो है। तो एकदम परफेक्ट रेंज से बाजार घूम रहा है। अब बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,775, यहाँ पे हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। खरीदने के लिए वापस नीचे आएगा तो ठीक है। अच्छी बात क्या है कि 39,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। 39,500 पर कॉल राइटर्स भी काफी खड़े हैं, वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो अब आपके लिए थोड़ा वक्त 39,500 40,000 इस रेंज में बिताएगा बीचों बीच में। तो बैंक निफ्टी पर नोटा है, हाँ, बस कुछ नहीं। और तो अभी फ्रेश खरीदारी करने के बजाय डिप का इंतजार करें। अगर फ्रेश खरीदारी करने के लिए कोई बढ़िया सिग्नल आएगा ब्रेकआउट का, या गिरकर अच्छे लेवल पर आ गया तो 320 पे जी, ठीक है। अभी कुछ नहीं। ओके, तो बढ़िया एक्शन है बाजार में इस समय। नजर रखिए जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सवाल है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, जिसमें एक स्टॉक में मुझे रिवर्सल के संकेत मिल चुके हैं और जो डे हाई पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है HCL टेक। 1185 1186 का भी भाव चल रहा है। 3-4 दिनों के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। HCL टेक में यहां से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए और एक अच्छा बाउंस बैक यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए इस हफ्ते में। 3 से 4 दिनों के लिए HCL टेक में यहां पे CMP पे खरीदारी करें। स्टॉक का मेरे को लग रहा है नीचे के अंदर 1150 1160 के आसपास का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में मेरे को लग रहा है HCL टेक 1240 रुपया 1260 रुपए तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में दिखा सकता है। 1240 से लेके 1260 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, तो यह आपके लिए HCL टेक पर खरीदारी कराए। सुमित जी की तरफ से आईटी स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि बाजार को सहारा देने में सुबह से ही आईटी और स्पेशली जो मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और बात करें मिड कैप आईटी की तो माइंट्री पर भी रखिए नजर। 5% ऊपर माइंट्री है और डेज हाई पर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। किरण जी जरा माइंट्री के चार्ट देखें, अभी एक फ्रेश स्पाइक इस पर भी आते हुए दिखा है सर। मैंने अभी भी मैसेज वही किया था कि माइंट्री बाय करना है और आपने बोल दिया, तो मेरा मानना है कि अभी बिना बिगुल के ही बात करेंगे। माइंट्री पे मेरा मानना है कि बिल्कुल बाय कॉल बनता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, लगभग 4675 का। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 4775 4800 के ये कल तक देखने को मिलेंगे। और अगर बुधवार गुरुवार की बात करें तो 4900 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिछले लगभग 8-9 ट्रेडिंग सेशंस का रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी बड़ा रेंज ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट ये काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि माइंट्री बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट्स कल के लिए और गुरुवार तक के लिए जो मैंने कहे वही हो गया। यह है आपके लिए माइंट्री पर किरण जी की कॉल। और क्योंकि किरण जी कॉल के लिए थे तैयार और बिगुल के बिना ही दे दी, तो रिवर्स इंटीग्रेशन में किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल।
तो चलिए माइंट्री ये रही किरण जी की तरफ से कॉल, नजर रखिए इस काउंटर पर। और HCL टेक सुमित जी को है पसंद। इन्फो एज सचिन जी जरा आप इसकी चार्ट देखिए, क्योंकि यहां पर भी एक फ्रेश मूव आ रही है 3.5% ऊपर। इन्फो एज ट्रेडिंग का मौका बनता है इस पे? दीपांशु, मुझे लग रहा है एक बाउंस बैक तो ज़रूर बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में एक कंसोलिडेशन हुआ था, उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। अराउंड 6300 के ऊपर के स्विंग्स बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक बन सकता है। लगभग 6520 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है यहाँ से 6200 के आसपास का ही, तो 6200 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। एंड एक्सेलरेशन मुझे लग रहा है 6500 के ऊपर ही होना चाहिए, तो इमीडिएट बेसिस पे 6530 का टारगेट होगा। 6530 के टारगेट के लिए नजर रखें इन्फो एज पर, क्योंकि मूव आ रही है टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। इस बीच जरा फार्मा काउंटर्स पर भी रखिए नजर, क्योंकि यहां पर भी एक दो स्टॉक्स हैं जो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। स्पेशली एल्केम लैब्स 4% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बट डिवीज इस पर अभी अभी एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। बंसल जी जरा डिवीज के चार्ट देखें, 2% ऊपर 5275 का लेवल। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स में देखें तो पिछले 3 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है। एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 5223 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो खरीदारी की राय है 5225 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टेक्निकली 5330 5340 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। यह आपके लिए राय इस वक्त डीवीज लैब पर आती हुई दिख रही है। आइए 2:45 वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। वसीम साहब गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आपके 18,200-300 के दिवाली के टारगेट की तरफ निफ्टी तेजी से बढ़ रहा है, 250 पॉइंट मजबूत है। सोमवार से तेजी की बात आप कर भी रहे थे, बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। बताएं सर पहले तो आउटलुक और अपने कॉल्स का अपडेट। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आपने मुझे शुक्रवार को बुलाया, ऐसे दिन था जहां सभी बहुत चिंता में थे, और आपको चिंता को तो मैं चिता की समान समझता हूं, इसलिए उसमें तो काफी रिलीफ आ गया अनिल जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और अब मैं कहता हूं दिवाली बहुत बढ़िया मनाएंगे, तो 18,200 का कायम है मेरा निफ्टी का टारगेट। लेकिन उससे ज्यादा भी अच्छा है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। और स्टॉक्स में आपको क्या बोला था कि TCS और आइशर मोटर यहां से भागेंगे। आइशर मोटर की सेल्स देखिए अनिल जी, द वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल हैज गिवन अ स्टार्टलिंग नंबर, जो इनकी मल्टीपर्पज बस है। और मुझे कोई दो राय नहीं कि आइशर इज हेडेड टू 3250 to 3400 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसलिए आइशर मेरा टॉप पिक है। और साथ में मैंने आपको TCS कहा था, इस दिवाली पे 3700 का भाव दिख जाएगा TCS पे। ये तो मेरी सुबह की कॉल थी सर। आपको IDFC फर्स्ट दिलाया था 49.5 में, उसका भाव देखिए 51 रुपए 15 पैसे बिक गया, प्रॉफिट बुक कीजिए। TCS दिलाया था, उसमें प्रॉफिट आप करना चाहें लेकिन रखिए। मैं अभी भी बोलता हूं शायद 200 रुपए और इसमें अभी आराम से आएंगे। मैंने आपको डॉक्टर रेड्डी कहा था, अशोक लीलैंड DLF भी देखिए 417 हो गया, और ACC अंबुजा भी दोनों चल चुके हैं। अब आप कहें तो 2 पिक्स हैं अभी के लिए। सर बताएं, दोनों पिक्स दोनों आई एम श्योर खरीदारी की होंगी। बिल्कुल। तो पहला होएगा आपका, देखिए PFC के नंबर, REC के नंबर बहुत बढ़िया थे, 2.5 रुपए डिविडेंड है, और उसकी जो एसेट क्वालिटी है इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट। डिविडेंड मैंने फ्यूचर में डिविडेंड के आप 2.5 रुपए लगा के चलिए तो 47 रुपए में मिल रहा है। उसमें 45.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 5150 to 52। और दूसरा होएगा जो आज आप जानते हैं IPL की बोली लग रही है, तो GMR इज वन ऑफ द को होल्डर्स इन कैपिटल, एंड एरोसिटी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 41.5 पौने 42 में लीजिए, 40.75 का स्टॉप लॉस, 4350 का टारगेट। एक बार वसीम साहब जरा REC के मुझे लेवल्स वापस से बताएं प्लीज। REC अनिल जी मैं फ्यूचर में डिस्काउंट पे है, 47 में लीजिए, 4450 में लीजिए, स्टॉप लॉस है 5250 का टारगेट, 152 हाफ का टारगेट। वही आई थिंक वही कैश और फ्यूचर्स में काफी फर्क है। फ्यूचर्स दिखाइए जो सर बता रहे हैं वो लेवल्स फ्यूचर्स के हैं। 145.50 का आप स्टॉप लॉस लगाएं 152.50 के टारगेट के लिए, और GMR में भी करें खरीदारी 40 रुपये 75 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। फ्यूचर्स के लेवल्स जरा लाइए REC में, ये आपके लिए ठीक होगा।
हाँ 147.50 के आसपास के टारगेट अब ठीक है, और GMR भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए। बिल्कुल, तो GMR REC 2 कॉल्स भसीन सर की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। पर आइए अब वक्त है फोकस करने का। कुछ नतीजे, दिग्गज नतीजे तो आ चुके हैं। HDFC, टाटा मोटर्स का है इंतजार, पर साथ ही कल आएंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे और आज स्टॉक है टॉप फॉर्म में। तो कैसे रहेंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे, एक बार जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। दीपांशु, नंबर्स जो हैं स्टेबल सेट ऑफ साइड पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि खासकर कंपनी की अगर आप देखें तो इंडिया और अफ्रीका कारोबार में 3% की सिक्वेंशियल ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी की ने जो एंट्री लेवल प्रीपेड और कुछ पोस्टपेड प्लान्स में टैरिफ हाइक्स किए थे, उससे कंपनी को काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखेगा, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको कंपनी की मार्जिन स्टेबिलिटी में आती हुई नजर आएगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको नंबर बता रहा हूँ, 48.3% के मार्जिन हम जो है इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा यहाँ पर अन्य आय में करीब करीब 300 करोड़ रुपए का इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है, जिससे कि कंपनी का मुनाफा करीब 300 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ 780 करोड़ की रेंज में आते हुए दिख सकते हैं। और आरपू भी स्पेसिफिकली टैरिफ हाइक्स हुए हैं तो वहां पर फायदा मिलता हुआ दिखेगा, और 146 के मुकाबले 149 का ये लेवल्स कंपनी दर्ज कर सकती है। इनफैक्ट FY22 के लिए क्या पूंजी निवेश का प्लान है कंपनी का, और साथ ही मोर इंपॉर्टेंटली 5G रोल आउट पर कंपनी क्या कहती है और टैरिफ कितना बढ़ाती है फर्दर, जो उनके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनके प्लान्स हैं, वहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। ओके, तो देखते हैं किस तरह के, एक तो 5G प्लान्स पर कमेंट्री आती है, वर्किंग कैपिटल डेट मैनेजमेंट कैसे कर रही है कंपनी, आरपूज किस तरह के रहेंगे, ये भी देखना रहेगा जरूरी। आशु सर, भारतीय एयरटेल 700 के ऊपर लंबे समय से होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम ही रहा है इसमें, क्या राय बनानी है सर भारतीय एयरटेल पर? दीपांशु, मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लास्ट मंथ इतनी वॉलिटिलिटी में ये स्टॉक वाज लेस टॉक्ड अबाउट, लेस ट्रेडेड एंड लेस वॉलिटाइल ऑल्सो, और 700 के नीचे स्टेबल था, और अब 700 के नीचे ऊपर स्टेबल हो गया है, और ऐसा भी नहीं था कि ओवरबॉट था। आई थिंक ये फोकस द फोकस इसमें कम था। एक मूव आ चुकी है लेकिन स्टेबल स्टॉक है, व्यू पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल में, मुझे कोई डाउट नहीं लगता। मार्केट में अगर नीचे भी आता है तो इतना अच्छा रिबाउंड भी देता है, ये एक रेंज के अंदर रिबाउंड दे रहा है 680, 90, 720। तो अगर नीचे के लेवल पे ले 700 से नीचे तो डेफिनेटली इट इज ए मच सेफर ट्रेड, क्योंकि हमने देखा है कि अगर 4 बार 700 के ऊपर गया है तो 4 बार नीचे भी गया है। सो आई थिंक उसी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि अगर आप ये मान के चले कि मैं 718 पे ले लूं और 700 का स्टॉप लॉस लगाऊं तो 3 बार हुआ है, और अगर आप ये बोलें कि 690 पे मैं ले लूं तो 4 बार 700 से ऊपर भी गया है। सो आई थिंक विद इन दिस रेंज यू हैव टू प्ले द राइट लेवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भारती राइट नाउ एज ऑफ नाउ। ओके, तो ये है आपके लिए भारती पर राय आशु सर की तरफ से। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने पिक ऑफ द डे के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हम लोगों का पिक ऑफ द डे है GMR इंफ्रा, जिसको भी भसीन जी ने भी रिकमेंड करा। टेक्निकली एक बड़े ब्रेकआउट के बाद, एक काफी समय लंबे के कंसोलिडेशन के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, और ये स्टॉक भी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। काफी बड़े लेवल्स तोड़ के मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई है, तो GMR इंफ्रा को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो एक बुलिश फ्लैग भी बना है और साथ में एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न भी बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर सारे कारण हैं कि इस पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रख लें 41 के आसपास, 41 रुपए 41.25 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, और जो पहला टारगेट होगा वो 44 रुपए 50 पैसे का, 44 हाफ का। इवेंचुअल टारगेट 45 रुपए 50 पैसे का, यानी कि 45 हाफ का होना चाहिए। GMR में हमारी खरीदारी कराएं। ओके, तो GMR पसंद आ रहा है भसीन साहब को, पसंद आ रहा है राकेश जी, कुणाल जी को भी पिक ऑफ द डे उनकी तरफ से इस समय। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 825 रुपए 826 रुपए 50 पैसे। स्टॉक के नाम में है टाटा, लेकिन इसको बिल्कुल भी टाटा नहीं करना है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अब रिबाउंड आया है और अब ये स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें और होल्ड करें। स्टॉक यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 850 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 860 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा,
805 और 810 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 805 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 850 से 860 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे टाटा कंज्यूमर के। मेरे को लगता है ये स्टॉक अच्छा और बड़ा मूव आने वाले दिनों में दिखाएगा, तो बिल्कुल भी टाटा नहीं करना है और यहां पे खरीदारी करना है। टाटा की जगह बाय बाय कर सकते हैं? नहीं, इंग्लिश वाला बाय बाय भी नहीं अनिल जी। अरे इंग्लिश वाला BUY, अरे BUY वाला, BY ही नहीं। कौन सा करना है, बाय बाय या बाय बाय? BUY बाय। ओके, चलिए टाटा कंज्यूमर को करें बाय। बाय बाय तो 2 बार बाय बाय बोलते ही जाने वाला मामला हो जाता है। खाली बाय करें, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई। 828 के आसपास चल रहा है, 805 का स्टॉप लॉस लगाएं और 850 860 के टारगेट। एक ही सेक्टर है जहां पर एक्शन है और वो है रियल एस्टेट। सारे के सारे रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। मानसी बता रही है हमें क्या है वजह, मानसी बताइए। बिल्कुल शुक्रिया सर। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी हम देख रहे हैं, लगातार कीमतों में बढ़त का ट्रेंड तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक ट्रेंड में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर हम पहले सिर्फ ये रिसर्च बताते थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अब अफोर्डेबल से प्रीमियम की तरफ और प्रीमियम से लग्जरी होम्स की तरफ लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर तादाद अगर देखें तो लग्जरी होम्स को पसंद कर रही है और ताजा अपडेट यही है क्योंकि महंगे घर जो है वो ज्यादा बिक रहे हैं, इसके चलते सेक्टर जो है वो एक्शन में है। 2-3 चीजें हैं जो कि ग्रोथ रियल एस्टेट की बढ़ा रही है। सबसे पहले तो लग्जरी अपार्टमेंट की मांग पिछले 3 से 4 महीनों में काफी हद तक बढ़ती हुई हमने देखा है। ताजा आंकड़े थे DLF के ही, दूसरी तिमाही में सुपर लग्जरी सेगमेंट में 1512 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री कंपनी ने हासिल की और इसमें भी 15 से 30 करोड़ की रेंज वाले जो घर है उसकी मांग में लगातार बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। इसमें और ज्यादा जब हमने डीप डाइव किया तो पता चला कि 45 से 55 वर्षीय नागरिक जो हैं वो इन घरों को खरीद रहे हैं और इसमें भी खासतौर से IT स्पेस से जुड़े IT प्रोफेशनल और स्टार्टअप प्रोफेशनल्स जो हैं वो इन घरों की खरीदारी ज्यादातर करते हुए दिख रहे हैं। एनरॉक की एक रिपोर्ट भी आई जिसके तहत जनवरी से सितंबर के बीच देश के 7 बड़े शहरों के अगर बिक्री के ट्रेंड को देखें, करीब 1,45,650 यूनिट बिके हैं और इसमें 12% योगदान जो है इन्हीं लग्जरी अपार्टमेंट्स का है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट वजह है रियल एस्टेट में ग्रोथ की वो है कि साल की शुरुआत में मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट की अगर बात करें, महाराष्ट्र सरकार BMC ने FSI प्रीमियम पर 50% की कटौती की थी। अब ये स्कीम जो है 31 दिसंबर 2021 तक लागू की गई थी, 1 ईयर विंडो है ये, और बिल्डर और डेवलपर्स को 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है उससे पहले अपने प्रोजेक्ट्स BMC से अप्रूव कराने की काफी ज्यादा जल्दी है और इसी जल्दी में, इसी होड़ में हम देख रहे हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव होते हुए भी दिख रहे हैं और खासतौर से ये प्रीमियम कम होने से कई सारे डेवलपर्स को प्रोजेक्ट जो है वो पूरा करने में काफी हद तक मदद मिल रही है, क्योंकि जो महंगे प्रीमियम थे वो अब उन्हें इतने महंगे नहीं देने पड़ रहे हैं क्योंकि BMC ने जो अपना रूल है वो 1 साल के 1 ईयर विंडो के लिए बदला है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट वजह है वो है अक्टूबर में मुंबई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है 10 साल के उच्चतम स्तर पर जाती हुई दिखी है। एवरी मंथ हम देख रहे हैं नए रिकॉर्ड्स बिक्री को लेकर आते हैं, लेकिन सस्ते होम लोन रेट, डेवलपर स्कीम के चलते काफी हद तक यहाँ पर लगातार तेजी बिक्री में देखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में 8,307 यूनिट की रजिस्ट्रेशन होती हुई दिखी है और अक्टूबर में ही राज्य सरकार को 531 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी हासिल होती हुई दिखी है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां अफोर्डेबल मिड साइज इनकम वाले घरों में की बिक्री की बात हम कर रहे थे, अब ट्रेंड जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम और प्रीमियम से भी आगे बढ़ अब लग्जरी होम्स की तरफ कई सारे नागरिक हैं जो कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनकी बिक्री भी हो रही है जिसके चलते स्पेस काफी एक्शन में है। और आज हम देख भी रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स भरपूर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल रियल्टी तो ऑफकोर्स नतीजों पर भी रिएक्ट कर रहा है, 7% की तेजी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में बढ़िया एक्शन है। DLF के जब नतीजे आए थे तो ये स्टॉक भी तेजी दिखा रहा था। कोल्टे पाटिल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर भी आपके लिए आज सुबह कॉल आती हुई दिखी थी। तो सारे के सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स इस समय आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। बढ़िया एक्शन है सर। बिल्कुल, रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त एक्शन है। 52 गुना नायका का IPO भर चुका है और अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी भी तैयारी चालू है भरने की। आइए इस बीच नितिन मुरारका साहब हैं हमारे साथ तैयार, वक्त है उनकी बेहतरीन पिक्स लेने का। नितिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर आज की पिक। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बुल कॉल स्प्रेड लेंगे अनिल जी, और 39,700 की कॉल ऑप्शन लेनी है जो करीब करीब एट द मनी है, और 40,000 की कॉल ऑप्शन बेचनी है। इस प्रोसेस में करीब 142 से 145 का प्रीमियम लगता है। स्टॉप लॉस 90 रुपए का होगा और टारगेट 250 के होंगे।
तो मैं बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी में ले रहा हूँ, सॉरी बैंक निफ्टी में ले रहा हूँ। और निफ्टी की कॉल नेकेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीमियम जो है निफ्टी वर्सेस फ्यूचर्स वो करीब 70-75 पॉइंट का है और 2 दिन टाइम वैल्यू बची हुई है, तो रिस्क टू टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए नेकेड कॉल ऑप्शन ओवरनाइट रिस्की हो सकती है। 2 ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली स्पॉट लेवल 18,000 की तरफ जाना चाहिए, व्यू ऐसा है। बट मैं ट्रेड जो ले रहा हूँ वो बैंक निफ्टी में ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम्स कंपेरेटिवली नॉर्मल है, इसलिए हम 39,700 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं और 40,000 की कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बुल कॉल स्प्रेड। 39,700 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है और साथ ही साथ आपको बेचना है 40,000 का कॉल ऑप्शन। 142 रुपये में आपकी ये स्प्रेड बन जाएगा, 90 रुपये का स्टॉप लॉस और साथ ही साथ आपका टारगेट बनेगा 250 रुपये का। और इस बीच आज सुबह 39,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय जो विश्वेश जी ने दी थी आपको 450 का, जिसका टारगेट था 700, टारगेट हासिल हो चुके हैं। विश्वेश जी को बधाइयाँ और जिन लोगों ने खरीदा है उनको भी बधाइयाँ। वहीं जय ने भी निफ्टी का आपको 17,650 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 200 रुपये में, 265 और 300 ऑल हेड आपने भी दी थी। हाँ ठीक है। तो चलिए जय विश्वेश दोनों जबरदस्त एक्शन में और आगे बढ़ते हुए आपके लिए। आइए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ इस वक्त। इस बीच आशीष भी हमारे साथ तैयार हैं और आशीष बैन से बेनिफिट दे रहे हैं आप? सर बिल्कुल तैयार है बैन से बेनिफिट? तैयार है सर, बिल्कुल। तो आशीष के लिए बिल्कुल बैन से बेनिफिट। एक ही तो है पीएनबी? सिर्फ एक है, लेकिन अब लिस्ट डबल हो जाएगी सर, 2 स्टॉक हो जाएंगे। 100%? ओके। एस्कॉच द स्टॉक शुक्रवार को इसने प्रयास किया था लेकिन बैन में आ नहीं पाया था, 90% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट रुक गई थी। अब 120% यानी 95% के आंकड़े को बहुत अच्छी तरीके से पार कर लिया, तो पक्का हो गया कि एस्कॉच जो है बैन में आ रहा है। बाकी पीएनबी अभी भी 96% पर है, तो थोड़े दिन तो बैन में बना ही रहेगा। और कोई स्टॉक है नहीं अनिल सर जो 95% के ऊपर जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हो, तो एस्कॉच की एंट्री हो रही है। एस्कॉच की एंट्री होने के लिए तैयार और पीएनबी बना रहेगा, 96% बना रहेगा। चलिए, तो पीएनबी बैन में रहने वाला है, एस्कॉट्स की हो रही है फ्रेश एंट्री। वागले साहब कुछ करके जाएं, एस्कॉट्स में अगर पोजीशन है तो बैन में आने की पूरी संभावना है सर। दीपांशु, आज जिस तरह से का पैटर्न बना है, ऊपर में सस्टेन नहीं हुआ, 1650-60 का एक रेजिस्टेंस है, वहीं पर अटका है। तो मेरे हिसाब से वो जो भी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही थी वो रिवर्स हो गई। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन ये साइडवेज जाना चाहिए। 1480, 1500 ऑन द डाउन साइड, 1600 ऑन द अपसाइड, ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, तो इसमें कुछ करने का मतलब नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉट्स, अब रेंज में अटका हुआ नहीं निकलने वाला है, बैन में भी आने वाला है, तो फिलहाल नो ट्रेड जोन एस्कॉट्स के लिए। पर एक ट्रेड किरण जी की तरफ से, बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, एक आर्ली चार्ट्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न कहते हैं, वो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अभी इमीडिएटली बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5175 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आपको 5700 के टारगेट देखने को मिलेंगे, वो भी 2 दिन के अंदर। जो पैटर्न बना है बहुत ही शानदार है, तो 2 दिन के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। 5700 के टारगेट्स, क्या इसके आसपास के टारगेट्स आपको कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बहुत ही बेहतरीन है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एग्रेसिव कॉल है, बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। लंबे समय बाद ट्रेडिंग कॉल आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। किरण जी की तरफ से नजर रखिए इस काउंटर पर। 5700 के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करके जाएं। 5175 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। किरण का कमाल, डिक्सन टेक। एक बिगुल अब सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली की सलाह होगी ICICI बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले दिनों से अगर हम डेटा देखें तो लगभग जिस तरीके से इसने 800 के लेवल को अभी भी होल्ड किया हुआ है, मुझे लग रहा है काफ़ी फ्रेजाइल सपोर्ट हो सकता है। रोल ओवर के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं, बट जिस तरीके से मार्केट में आज परफॉर्मेंस हुई है, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसकी थोड़ी सी वीकनेस अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 809.30 के आसपास। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 785 के आसपास के स्विंग्स पहले बनने चाहिए,
एक बार जो 800 के आसपास का सपोर्ट है वो वापस वायलेट होके लोअर स्विंग थोड़े से बन सकते हैं, तो बिकवाली करनी है आईसीआईसीआई बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर। ओके, तो बिकवाली की राय वो भी इस समय जब बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं 600 पॉइंट्स ऊपर है आईसीआईसीआई बैंक पर सचिन जी की तरफ से। आज वैसे पार्टिसिपेट नहीं करा है, एकदम फ्लैट है ये काउंटर, पर देखते हैं अब आईसीआईसीआई बैंक की चाल कैसी रहती है रेस्ट ऑफ द डे के लिए। बट आईसीआईसीआई बैंक के सामने इंडसइंड बैंक पर एक बार रखिए नजर, क्योंकि ये डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और सुबह से एक जो बड़ा ब्रेकआउट आया था उस पर और खरीदारी इंडसइंड बैंक पर आपने देखी है। 8% ऊपर है इंडसइंड बैंक। कुणाल जी, क्या चल रहा है इंडसइंड बैंक के चार्ट पर सर? यहां से और मोमेंटम देखते हैं इस पे? देखिए, बिल्कुल दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इंडसइंड बैंक का, मुझे लगता है कि आज इसने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है बैंक निफ्टी के बनिस्पत, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है और ऊपर के लेवल्स इस पे देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो जिन्होंने भी आज सवेरे खरीदा हुआ है मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। और पूरा जो बैंकिंग स्पेस है, स्पेशली जो प्राइवेट बैंक्स हैं, इनके चार्ट्स बहुत मजबूत हुए। काफी दिनों बाद एचडीएफसी बैंक में तेजी दिख रही है, तो मुझे लगता है ओवरऑल स्पेस अच्छा है, बिल्कुल होल्ड करके चले। बिल्कुल होल्ड करके चले इंडसइंड बैंक। आई से एक और काउंटर आईएफबी एग्रो, जिसके नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ का आते हुए दिख रहा है, 16.5 करोड़ से बढ़कर करीब 21.25 करोड़ का इस पर आप मुनाफा आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड में आईएफबी एग्रो आपको दिख रहा है। तो नतीजे ढेर सारे आते हुए दिख रहे हैं, नतीजों का सीजन है और फुल फ्लेज हम देख रहे हैं। काफी सारे काउंटर्स आपको इस समय मूवमेंट भी दिखा रहे हैं जहां तक नतीजों का सवाल है। मेट्रोपोलिस, नजर रखिए इस चार्ट पर, अच्छी खरीदारी हो रही है। डॉक्टर लाल, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों डायग्नोस्टिक स्टॉक्स आज आपको अच्छी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अल्केम लैब्स, इस पर भी एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है, करीब 4-4.5% ऊपर डेज हाई पर अल्केम लैब्स का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बंसल जी, कोई राय अल्केम लैब्स के काउंटर पर सर? देखिए दीपांशु, एक अच्छी करेक्शन के बाद क्लियरली अगर हम चार्ट पे देखें तो एक बॉटम फॉर्मेशन के संकेत हैं और फ्रेश खरीदारी के भी संकेत हैं। देखें तो पिछले 4 दिन के हाईज के ऊपर स्टॉक निकला है, एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 3701 3701 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली ऊपर में ये स्टॉक 3220 33 32 30 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। बिल्कुल, तो नजर रखिए अल्केम लैब्स। फार्मा से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर, कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। फाइजर, जिसके कल आएंगे नतीजे, उस पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। अलेम्बिक फार्मा में मूव आती हुई दिख रहा है। अजंता फार्मा में अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। तो फार्मा काउंटर्स में एक बढ़िया रुझान इस समय बनते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही केमिकल स्टॉक्स में एक बाउंस बैक आ रहा है, यहाँ पर भी आपको फोकस करना जरूरी है। वागले साहब, जरा दीपक नाइट्राइट देखिए, 3000 से जब से फिसला है, हमने इस स्टॉक को ट्रैक भी करा है, आज एक बाउंस बैक है। ये बाउंस बैक और थोड़ा सस्टेन कर सकता है दीपक नाइट्राइट, या फिर वापस प्रेशर आएगा सर? दीपांशु, सस्टेन कर सकता है 2390 2400 तक ये ऊपर जा सकता है। गैप है चार्ट्स में जो भरनेगा, तो अभी करंट लेवल पे थोड़ा सा अपसाइड दिखता है, 3 से 4% का ट्रेडिंग अपसाइड है, उसके लिए बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 2270 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है। जो स्टॉक में अभी बाय में दे रहा हूं उसका भाव चल रहा है 2200, और इस स्टॉक को जनता को बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के नाम में है जनता और स्टॉक का नाम है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा के अंदर मोमेंटम बन रहा है, 2200 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। 2120 2125 नीचे में इसका सपोर्ट है। स्टॉक में खरीदारी करें, थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें। ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 2280 का पहला टारगेट, 2340 का दूसरा टारगेट। अजंता फार्मा में खरीदारी करें 2280 2340, ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 दिन का व्यू लेके काम करें। जनता के लिए है अजंता, खरीदारी करके जाएं सुमित जी की तरफ से। ये नई क्रिएटिविटी है सर। सिर्फ जनता के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं। अनिल जी, सबके लिए, जनता में सब आ गए। अच्छा, जनता में सब आ गए। ओह ओके, जनता मतलब सुमित सब जी का लोग। रेडी आ गया सर। हाँ, वो जनता मतलब जनता, आम लोगों के लिए। चलिए, तो आम जनता, अनिल जी, आम जनता, देशवासी। हाँ, बिल्कुल देश की आम। मेरे प्यारे देशवासी नहीं बोला हुई, ठीक है। नहीं तो सुमित जी, उनका तो है ही सर, ऑल्टरनेट करियर तो उनका बन ही रहा है। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कुणाल जी, आपको लग नहीं रही कोई रिस्क इनसे?
नहीं अनिल जी, मुझे तो इनका भविष्य बड़ा उज्जवल लग रहा है अनिल जी। नहीं इनका तो अनिल जी, जब किसी होनहार प्रतिभा को देखे अनिल जी, उसमें मन लगाना चाहिए। नहीं इनका भविष्य तो उज्जवल है, मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूँ। आपका खतरे में दिख रहा है मुझे इनके चलते। नहीं अनिल जी, मेरा देखिए अनिल जी, अगर ये सांसद, ये विधायक, कुछ ना कुछ तो सुमित जी बनी जाएंगे अनिल जी। हाँ बस अनिल जी, हम भी साथ में कुछ ना कुछ तो बनी जाएंगे। चलिए बढ़िया है। सुमित जी लगे हुए हैं अजंता फार्मा, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय उनकी तरफ से आती हुई दिख रही है। किरण जी भी तैयार है, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, ये स्टॉक ऑफ द सीरीज रहेगा और ये बहुत ही स्पेशल पिक रहेगा। आज सवेरे मैंने फोन करके एक स्पेशल पिक दिया था, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। इसका भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा है पर टारगेट बहुत बड़ा है। बाय करना है सन टीवी। सन टीवी में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। इसमें भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बड़े चार्ट पे है। मार्च 2019 से लेके आज तक का चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 570 का रहेगा, जो कि 20 रुपए के आसपास है। और आपके टारगेट्स, पहले टारगेट्स रहेंगे 680। इधर से 100 रुपए लगभग आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। इसको बेचना नहीं है, आपको पोजिशनल रखना चाहिए। 680 के टारगेट्स आपको कैजुअली नवंबर सीरीज में बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए राय सन टीवी में खरीदारी करने की। 570 के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। 680 के 570 के स्टॉप लॉस के साथ 680 के टारगेट के लिए कुणाल जी राकेश जी को भी सन टीवी है पसंद। आइए, डाबर रिजल्ट्स देने वाले हैं कल, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताइए वरुण। अनिल जी, नतीजे थोड़े कमजोर रहेंगे। थोड़े मतलब कितने कमजोर? गिरावट होगी मुनाफे में। हाँ? हाँ, अभी तो किसी की नहीं आ रही इनकी। हाँ, किसी की नहीं आ रही। अनिल जी, इसको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा था ना, वो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स जो थे ना इस कंपनी के, उससे पिछले साल इसको बहुत फायदा मिला था। अब वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर च्यवनप्राश वगैरह, हाँ, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो अब उनका सेवन जो है लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है। बात तो सही, हमने बहुत काढ़ा पिया था। हाँ जितना मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता था इतना काढ़ा पिया फरवरी मार्च अप्रैल में उस समय कि पता चला कलर ही काला ना हो जाए। ये बचपन में तुमको, हमारी जनरेशन में तो ऐसा, दीप तुम्हारे भी चाय पीने से काले हो जाएंगे था। दूध पीने से गोरे, इस चक्कर में कितना दूध पी लिया हम लोगों ने। और बाद में जो काढ़ा पिया वो पूछिए बात, बैलेंस हो गया। तो बस अनिल जी, पिछले साल ही पिया जो पिया, इस साल तो सबने कम कर दिया। या तो जिसको कोविड हो गया उसने कम कर दिया या तो डर खत्म हो गया तो कम कर दिया। तो उसका इम्पैक्ट जो इस कंपनी का जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है उस पर दिखाई देगा और वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण ओवरऑल सेल्स जो है थोड़ी सबड्यूड रहेगी। 7.7% के आसपास रेवेन्यू बढ़ेगी, 2710 करोड़ के आसपास ही आएगी। एबिटा 3.5% चलेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है और इसके चलते मार्जिन गिरावट रहेंगे। यहाँ पे 22.6% से गिर के 21.8% के आसपास आएंगे और मुनाफा जो है उसमें 2.7% के आसपास की गिरावट होगी, 470 करोड़ के आसपास ही आएगा। जो फूड और एचपीसी कारोबार है वहाँ पे तो अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार खासकर याद रखिएगा, जो इसका जूसेस का कारोबार है ना, वहाँ पे भी अच्छा कहीं ना कहीं प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन ये इम्यूनिटी वाले जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है यहाँ से दिक्कत आएगी। वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 7% के आसपास रह सकती है। यहाँ भी बेस हाई है 16.8% का, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ओके तो ये है डाबर, जहां कमजोर नतीजों की आशंका है। तो नतीजे कमजोरी आने वाले तो बात ही खत्म। चलिए, एनसीसी लिमिटेड, ये एक और स्टॉक है जहां पर नजर डालिए। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए। अभी 442 करोड़ के ऑर्डर मिलने की खबर आई है अक्टूबर के महीने में, पूरे महीने का है, किसी एक दिन का नहीं है। महीना खत्म हुआ तो उन्होंने अपडेट दिया है। चार्ट पर कुछ दम है? अनिल जी, एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर वीकली चार्ट्स को देखें तो लगभग मार्च 2021 से जो एक ऑस्किलेटिंग रेंज बनी है, उस पर्टिकुलर रेंज के लोअर एंड पे बैठा हुआ है। सो 70 के आसपास का सपोर्ट मुझे लग रहा है थोड़े दिनों के लिए होल्ड होना चाहिए, क्योंकि लगभग 15 दिन से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर रहा था। तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक बन सकता है। मुझे लग रहा है अराउंड 76-77 के आसपास के स्विंग बनने की प्रोबेबिलिटी ज़रा ज़्यादा लग रही है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 69 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। एनसीसी
अक्टूबर में 442 करोड़ के ऑर्डर मिले और स्टॉक भी आपको स्पाइक करते हुए दिख रहा है। अभी एनएमडीसी की तरफ से भी एक अपडेट आते हुए दिखा था। आई थिंक 42% उनकी बिक्री बढ़ी है साल दर साल। अगर आप देखें जो पिछले महीने की बिक्री का अपडेट आपको आते हुए दिख रहा है, तो एनसीसी की तरफ से भी एक अच्छा अपडेट, 442 करोड़ के ऑर्डर्स पिछले महीने में रहे हैं। और एनएमडीसी से भी उत्पादन 37% बढ़ा है, 33 लाख टन बढ़ा है साल दर साल। अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक अच्छी बेस पर और अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं और बिक्री 42% इनकी बढ़कर आई है। तो एनएमडीसी से भी अच्छा अपडेट है। सुमित जी, एनएमडीसी पर इनफैक्ट सुमित जी से नहीं, बंसल जी से पूछता हूँ इसके बारे में, क्योंकि बंसल जी की आज ये पिक ऑफ द वीक भी आई है। बंसल जी, एक और ट्रिगर जो स्टॉक को सपोर्ट करना चाहिए, एनएमडीसी, अगर किसी ने अभी तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करा है तो इन लेवल्स पर करना चाहिए सर? बिल्कुल दीपांशु, इसको करना चाहिए। अगर टेक्निकली हम देखें तो एक तो कुणाल जी की वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और अगर देखें तो ये स्टॉक चर्चाओं में आया था जब राधाकृष्णन दमानी जी का नाम आया था शेयर होल्डिंग के अंदर। स्टॉक काफी समय से करेक्शन के अंदर है और टेक्निकली लगता है कि वर्स्ट इज ओवर, तो यहां से एक अच्छे उछाल देखने को मिल सकते हैं। तो 1-2 रुपए में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन स्तरों पर भी इसको बाय होल्ड एंड सिट टाइट करना चाहिए। एक अच्छा रनअप यहां से देखने को मिलेगा, अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। एनएमडीसी अच्छा अपडेट इसकी तरफ से, एनसीसी अच्छा अपडेट इसकी तरफ से, पर एचपीसीएल की तरफ से कैसे आएंगे नतीजे ये भी देखना जरूरी है। बीपीसीएल और आईओसी दोनों से ही आए हैं अच्छे नतीजे। वरुण बताइए, एचपीसीएल इस ट्रेंड को बरकरार रखेगा? रखना तो चाहिए, और शायद हमारा जो पोल है उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो शायद पॉजिटिवली सरप्राइज जो है आपको एचपीसीएल कर सकता है। एटलीस्ट जिस तरह से आईओसी और बीपीसीएल का नतीजा है उसके अनुमान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। रेवेन्यू जो है 10% के आसपास बढ़ेगी इस कंपनी की, 79,900 करोड़ के आसपास आएंगी। देखिए, अगर इस कंपनी का रिफाइनिंग थ्रूपुट अगर आप देखेंगे तो वैसे तो माना जा रहा है कि 7 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन वाइजेक में थोड़ी दिक्कतें थी, उसके कारण थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झटका जो है वो यहाँ पे लग सकता है। लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए रिफाइनिंग थ्रूपुट में, इतना पक्का है। रिटेल सेल्स वॉल्यूम जो है उसमें करीब 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। जो मार्केटिंग मार्जिन है वो करीब 5.6 के आसपास आ सकते हैं। तो मार्केटिंग मार्जिन में भी बढ़ोतरी होगी, जाहिर सी बात है इन्होंने जो दाम बढ़ाए हैं उसका फायदा मिलेगा। जीआरएम जो है $2 प्रति बैरल के आसपास आने का अनुमान है, और इन्वेंट्री गेन जो है करीब $1 से $1.5 के आसपास हो सकती है। पिछले क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री गेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इस बार कोर परफॉर्मेंस जो है जितनी भी कंपनीज है उनका अच्छा रह रहा है। मार्जिन 4.4% से गिर के 4.25% पाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आपको मिल सकता है, हो सकता है 5 तक भी जाए। मुनाफा जो है 20% बढ़ेगा, 2150 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। 2150 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिख रखता है। करीब 20% की बढ़त एचपीसीएल पर रखनी है नजर। पर आइए, रिजल्ट मजबूत देख के बीपीसीएल के भी तगड़ा है। हाँ, गवर्नमेंट इनको ये ना बोल दे कि थोड़ी डिविडेंड नहीं डिविडेंड नहीं, वो पेट्रोल के दाम कम करने के लिए अपने मार्जिन कम कर लो। जी, वो नहीं, 3-3 हजार करोड़ का प्रॉफिट बना चुका है ऐसा। हाँ, पहले हो चुका है एक बार, बुरा हाल हो गया था। मेरे ख्याल से 2018 में हुआ था शायद, 18 या 17 में, 17 में जेटली साहब ने जब करा। अभी तक किसी की नजर पड़ी नहीं लगता दिल्ली में कि अच्छा 3000 करोड़ का प्रॉफिट, वेरी नाइस। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर राय इस वक्त। सॉरी, एचपीसीएल पर। सन फार्मा के लिए थोड़ी देर में देवांशी भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगी शामिल। आइए तब तक सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक और एक स्टॉक जिसके नाम में है टाटा, और इसको तो बिल्कुल भी टाटा नहीं करना है, और इसके अंदर तो पावर भी है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। 220-221 का भाव चल रहा है। सारे पूरे सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, और ये स्टॉक आज और अब आने वाले दिनों में यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। करेक्शन के बाद अब स्टॉक में जस्ट रिबाउंड का शुरुआत हुआ है, और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें 230 रुपए, 240 रुपए ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे जो ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 210, 208 ये नीचे में सपोर्ट होगा। 210 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टाटा पावर में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 230 रुपए से लेकर 240 रुपए तक का मूव 2 से 4 दिन के अंदर 230 तक का, और हफ्ते भर के ऊपर का व्यू लेके चलेंगे तो 240 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर, जिसमें आपको करके चलनी है खरीदारी। राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। आइए एक बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। तो दीप यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। खरीदारी करनी है 18,000 के कॉल ऑप्शन में। निफ्टी में निफ्टी अभी चल रहा है आपका 17,925 के आसपास, राइट। 17,925 का कॉल ऑप्शन, यानी 18,000 का कॉल ऑप्शन इसी महीने वाला, ये खरीदारी करनी है आपको लगभग
85 रुपये के आसपास है। एक बार इसकी एग्जैक्टली सुमित जी जरा इसका प्राइस बताएं। 18,000 वाला कॉल ऑप्शन इस वक्त किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। मेरे ख्याल से लास्ट मैंने देखा था 85 के आसपास है। एक बार सुमित जी जरा प्राइस बताइए। अनिल जी 82, 83। हाँ 82, 83 के आसपास खरीदारी करनी है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं आप 25 रुपये का 25, और टारगेट आपका होना चाहिए 125 और 150 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। तो 18,050 के आसपास तक निफ्टी जाने की संभावना है, यानी कि यहाँ से भी 100-125 पॉइंट और है। और अगर ऐसा होता है तो ये 80-85 रुपये वाला कॉल ऑप्शन आपका 125 और 150 तक जा सकता है। बाद में वहाँ पर रिवाइज कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। तो ये आपके लिए होगी निफ्टी का 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय, 80 से 85 रुपये की रेंज में, 25 का स्टॉप लॉस, 125, 150 और उसके बाद देखते हैं आगे रिवाइज करेंगे इसको। निफ्टी पर आप अच्छी मूव आते हुए देखते हाँ लग रहा है जिस तरह से, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में दीप वापस से बढ़कर आया है तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ी खरीदारी का माहौल बन सकता है। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ तैयार है, वक्त है कैश का ऑप्शन करें। बताएं जय। सुबह वाला ऑप्शन तो आपका हिट हो गया, निफ्टी 17,650 वाला, मेरे ख्याल से 300 रुपए वाला दूसरा टारगेट भी अब तो पक्का ही आ गया होगा, राइट? जी अनिल जी 650 का 17,650 का सेकंड टारगेट था हमारा 312 का। इनफैक्ट लास्ट जहां तक मैंने देखा है 370 के आसपास का प्राइस था, तो टारगेट के भी काफी अनिल जी ऊपर चले गया। 200 पर दिया था, 312 का टारगेट था, 370 के ऊपर भी चले गया जी। इनफैक्ट जो 39,000 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उस पर भी करीब 850 के टारगेट से वो भी हासिल हो चुके हैं। और सन टीवी पर जो कॉल ऑप्शन दिया था अनिल जी, उसके भी टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। सो अनिल जी ये सारे स्टॉक्स में तो स्टॉक और इंडेक्स में हासिल हो चुके हैं। अनिल जी पर आप इंडेक्स नहीं, एक स्टॉक ऑप्शन देना चाहूंगा कैश के ऑप्शन में, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे वो बेटर लग रहा है। सो अगर आपकी अनुमति हो तो अनिल जी वो दूं। प्लीज बताएं जी अनिल जी 960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लुपिन का खरीदना है, 23 रुपए 85 पैसे पे मिल रहा है, 23.85 पे मिल रहा है। लुपिन का 960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इसको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 16.50 का। अनिल जी फर्स्ट टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है डेट वुड बी अराउंड 36, सेकंड टारगेट बन रहा है 43, 36, 43, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे लुपिन का 960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी पहले भी सिप्ला पे, लुपिन पे और दूसरे फार्मा स्टॉक्स पर भी हमने व्यू दिया था पॉजिटिव, इनफैक्ट वो पॉजिटिव हुआ था फार्मा इंडेक्स। मुझे भी वैसा लग रहा है कि 1 लाख ऊपर आया, फिर थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, एक और लेग निफ्टी फार्मा इंडेक्स में हमें देखने मिल सकता है। और लुपिन मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 975, 980 तक के लेवल स्पॉट में दिखा सकता है। ओके, तो लुपिन पर कॉल ऑप्शन में है खरीदारी की राय इस समय। जय की तरफ से नजर रखिए यहाँ पर कैश का ऑप्शन जय का। पर आइए आखिरी 10 मिनट बाजार के जानते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर आज की जो भारतीय बाजार की मूव है, पूरा सपोर्ट है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से। 150 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 0.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, यूरोप के बाजार 1% ऊपर, कच्चा तेल 1% ऊपर, गोल्ड भी हल्की सी खरीदारी दिखा रहा है। और ऑफ कोर्स फेड की बैठक भी है, वेडनेसडे को आएगा फैसला। क्या करना है सर? तेजी के साथ रहना चाहिए दीप, इसलिए अभी 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दी है मैंने। और अगर किसी को हेज के हिसाब से करना है तो 18,200 का सामने कॉल ऑप्शन बेच भी सकते हैं आप। देखिए 17,900 के ऊपर अच्छी 17,950, 18,050 की हायर रेंज है, उसके आसपास हम क्लोज दे रहे हैं। और अगर कल थोड़े संकेत ठीक ठाक मिले और अगर आज वापस से FIs का आंकड़ा थोड़ा ठीक आ गया तो आप सीधा 18,000 के ऊपर खुल सकते हैं। तो उस लिहाज से, और अगर किसी को या फिर फ्यूचर्स हैं, या तो आप 17,800 का पुट खरीद लें या 18,200 का कॉल बेच दें। जो स्ट्रेटेजी मैंने दी, 18,000 का कॉल ले लीजिए और सामने 18,200 का कॉल बेच भी दीजिए, तो उसमें ऐड कर लें। 18,000 का कॉल 80-85 रुपये में लेना है, 18,200 का कॉल जय जरा आप चेक करके बताइएगा 18,200 का कॉल क्या प्राइस पर चल रहा है, वहाँ पर आप बेचकर थोड़ी आप हेजिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि हम 18,125, 18,175 फाइनल टारगेट देख रहे हैं, उसके बाद रिव्यू करेंगे। सो 17,950 आ गया, 18,050 नेक्स्ट टारगेट, 18,125 उसके बाद वाला, और 18,175 स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा वैसा है। सो मतलब गिरने में टाइम ना लगे, भले आप फिसल के जल्दी से गिर जाए, धड़ाम से गिर जाए, चढ़ने में तो एक स्टेप ही चढ़नी पड़ती है, तो वैसा हाल है। सो ये है। जय बताएं 18,200 का कॉल ऑप्शन कितने में ट्रेड कर रहा है?
अनिल जी 21.5 पर ट्रेड कर रहा है, 21.50 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। करीबन आपके 60 रुपए की कॉस्ट हो जाएगी और उसमें 25 का स्टॉप लॉस रख लें तो रिस्क आपकी कितनी होगी, 25 और 10 35 रुपए की उतनी रिस्क है, 125 और 110। तो बेसिकली ये है आपके लिए निफ्टी पर ट्रेड। बैंक निफ्टी 39,800 के आसपास बंद हो रहा है, अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड कर सकते हैं। 39,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप चाहें तो हेज कर सकते हैं, और अगर आपको कॉल बेचना है हेजिंग के लिहाज से तो 40,500 का बेचे, उसके पहले का न बेचे। 40,300 40,500 तक की यात्रा बैंक निफ्टी भी कर सकता है, ये नजर आ रहा है। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए इस समय खरीदारी की राय, और अनिल जी की तरफ से हेज बना के चल रही है, एक स्प्रेड बना के चल रही है, बट पॉइंट ये है कि बाजार का मूड माहौल काफ़ी अच्छा है, तो आप बने रहें इस समय अपनी पोजीशन के साथ, हेज के साथ। आइए फार्मा शेयर्स में जो मोमेंटम है उसमें एक और फार्मा शेयर जहां पर आपको रखनी है नजर, सन फार्मा। कैसे रहेंगे इनके नतीजे जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए बहुत ही शानदार नतीजों का अनुमान सन फार्मा से नहीं किया जा रहा है। घरेलू मार्केट में जिस तरह से ग्रोथ आएगी, डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, 15% से लेकर 17% तक की ग्रोथ आपको घरेलू बाजार में आती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप टैरो के नंबर्स देखें तो इस बार कमजोर आते हुए दिखे थे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे, और इसके चलते यूएस मार्केट में हमें देखना होगा कि किस तरह से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। जो एक्सपेक्टेशन हैं वो यही है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको यूएस में आती हुई दिखेगी, लेकिन इनके जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है, इल्यूमिया है, जो सीक्वा है, वहाँ से काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो आपको मिलती हुई दिखेगी, और इसी के चलते यूएस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर इनके जो आय है वो 10 से 11% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 11 से 12% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन्स 26% पर स्टेबल रहेंगे, और जो मुनाफा है वो करीब 5 से 6% तक बढ़ने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। R&D खर्च, कामकाजी खर्च इस बार बढ़ते हुए दिखेंगे। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो बढ़े हैं अनलॉकिंग के चलते, और इसके चलते मार्जिन्स पर थोड़े से प्रेशर है। और अब जो आने वाले समय के लिए कमेंट्री है कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, वो किस तरह से मार्केट शेयर गेन करते हैं इस पर फोकस रहेगा, लेकिन बहुत शानदार नतीजों का अनुमान सन फार्मा से नहीं है। ओके, तो बहुत शानदार नतीजों का अनुमान नहीं है सन फार्मा से, तो बेसिकली अब देखते हैं कि कोई अपसाइड सरप्राइज आता है या नहीं कंपनी की तरफ से। स्टॉक फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, अच्छी मूवमेंट के साथ करीब 2% ऊपर। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा सन टीवी पे ही बीटीएसटी होगा, 590 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। एक 15 रुपए की मुंह आनी चाहिए, 610 608 610 तक के टारगेट कल सुबह मिलनी चाहिए। आपका 587 का स्टॉप लॉस होगा, 5 रुपए की रिस्क होगी, 15 से 18 से 20 रुपए का टारगेट होगा। ओके, तो सन टीवी पर खरीदारी की राय वागले साहब की तरफ से। थोड़ी देर पहले किरण जी के रेडार पर भी ये काउंटर आपको आते हुए दिखा था। नजर रखें सन टीवी पर। बाजार में है भरपूर एक्शन। कुछ फाइनल क्लोजिंग कॉल्स ले लेते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, एक फ्रेश व्यू ले लेते हैं जिन स्टॉक्स पर आज आपने अच्छी मूव देखी है। कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर एक फ्रेश मूव अभी अभी आपको आती हुई दिखी है। थ्रू द डे पॉजिटिव रहा, अब स्पाइक के साथ जा रहा है। किरण जी, कोई बीटीएसटी कॉल बनती है कोटक पर सर? दीप, कोटक का चार्ट देखते हैं तो मेरा मानना है कि इधर कोई ऐसे बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी, पर नीचे में अभी सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। जो करेक्शन होना था हो चुका है, और मेरा मानना है कि 2020 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए पोजिशनली, और ऊपर में आपको 2150 तक के मूव्स आएंगे। जब ये लेवल्स आ जाएंगे तब एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी। तो ये है आपके लिए कोटक पर आए। सत्य जी, M&M फाइनेंस, क्योंकि बाकी एनबीएफसीज आज दबाव में थी, पर M&M फाइनेंस डेज हाई पर 6.5% ऊपर बंद हो रहा है। दीपांशु, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉशियस रहना चाहूँगा, क्योंकि लगभग अगर हम पिछले एक्सपायरी का डेटा देखें तो 190 192 ये एक सप्लाई जोन रहा था काउंटर के लिए, उसी के आसपास के फिलहाल स्विंग्स बन रहे हैं। सो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है काफ़ी रेंज बाउंड है काउंटर। जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि इसके निचले साइड ऑफ द रेंज जो लगभग अराउंड 175 176 के आसपास प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वहाँ पर वापस एक बार स्विंग होना चाहिए। तो खरीदारी अवॉइड करने की सलाह दूंगा M&M फाइनेंशियल में।
ओके, अवॉइड करिए क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ गई है और रेंज के ऊपरी स्तर पर है। एम फाइनेंस पर बड़ी मूव आई है इंडेक्स पर, जैसा सुबह बात भी कर रहे थे। ओपनिंग के बाद थोड़ा डिप आया, खरीदारी का मौका बना और अब डेज हाई के करीब बाजार बंद हो रहे हैं अहम लेवल्स को क्रॉस करते हुए। 17,950 के करीब निफ्टी 1.5% की अपमूव, 39,800 जिसकी बात अनिल जी कर रहे थे, एग्जैक्टली अपवर्ड रेंज जो आती है वहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है 0.25% की अपमूव और 850 पॉइंट्स का उछाल सेंसेक्स पर वापस 60,000 का लेवल रिक्लेम करते हुए। सबसे आगे आज था इंडसइंड बैंक, 7.5% की तेजी आपने देखी। हिंडाल्को ज्यादा पीछे नहीं, 4.5% ऊपर। टाटा स्टील में बढ़िया खरीदारी आपने देखी। JSW स्टील ये भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हुए। इसके अलावा HCL टेक और TCS, साथ ही इन्फोसिस, इन IT दिग्गजों में खरीदारी थी। टेक महिंद्रा भी पॉजिटिव रहा। भारतीय एयरटेल कल नतीजों से पहले पॉजिटिव एक्शन दिखाता हुआ। कोल इंडिया में आपने अच्छा एक्शन देखा। डॉक्टर रेड्डीज, आइशर मोटर्स, IOC, SBI, कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर ये भी काउंटर्स पॉजिटिविटी दिखाते हुए दिखे। सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट रही। UPL नतीजों के बाद का रिएक्शन, बजाज फिनसर्व थोड़ी सुस्ती, M&M और नेस्ले। इसके अलावा बाकी सारे के सारे निफ्टी काउंटर्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे थे। निफ्टी के बाद भी कुछ स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन हुआ। आईबुल रियल दिन के हाई पर बंद होता हुआ दिख रहा है 7%, ये लेट मूवर यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। डेल्टा कॉप डे हाई पर बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, 7% की मजबूती यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। तो आज मिड कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिखा है, तगड़ी खरीदारी आती हुई दिखी, ये देखना होगा। बहुत ही जबरदस्त एक्शन मिड कैप शेयरों में आपको नजर आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो एक्शन इंडेक्स में है उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक्स में है, तो स्टॉक्स की रिकवरी काबिल तारीफ है। और यही बात हम कर रहे थे कि डरिए घबराइए मत, स्टॉक्स में एक्शन भरपूर वापस से होने की तैयारी में है आपके लिए। तो बेहतरीन एक्शन और बाजार रिकवरी के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। पूरा सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से भी आता हुआ दिख रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि जैसे FIs की बिग प्रेशर हल्का सा कम नजर आया, किस तरह से स्प्रिंग के ऊपर से वजन आप हटाते हैं और फिर वो स्प्रिंग उछलती ना, वैसे ही बाजार आपको उछलते हुए नजर आ रहे हैं। ये है आपके लिए बिल्कुल तो इस वक्त का पूरा एक्शन होता हुआ आपके सामने। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन मैं आपको बता दूं क्या कुछ आज आपके लिए खास आने वाला है, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आज का बाजार बंद होने के बाद एक्शन, त्योहार करीब आते ही मिलावट की आहट भी तेज हो जाती है और खास तौर से दिवाली पर नकली मावे मिठाइयाँ लोगों की जेब और जान दोनों पर भारी पड़ती है। आज शाम 5 बजे हम हमारे खास शो आपकी खबर आपका फायदा में बात करेंगे इसी मिलावट की। शुभ दिवाली, शुद्ध दिवाली, बताएंगे कि बाजार में किस किस तरह की मिलावट हो रही है, किस तरह की मिठाइयों में हो रही है, और ये भी बताएंगे कि आप इस मिलावट को कैसे पहचानें, और साथ ही बताएंगे कि आपके लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं। मिठाई तो खानी है भाई, देखो ऐसा नहीं कि मिठाई नहीं खाएंगे। और बाय द वे जिन लोगों को ना, हाँ नहीं सिटी साहब तो नहीं खाते, देखो ऐसा है। बाकी जिन लोगों को ये पता है कि मैं मिठाई नहीं खाता, जैसे उस दिन भी गुलाब जामुन से, लेकिन मैं दिवाली पे खाता हूँ। एक्सेप्शन है दिवाली पे घर की बनी हुई, हाँ मतलब वो घर की बनी हुई मिठाई, ऐसा नहीं मतलब कुछ समय रखा हुआ है जिसके लिए मिठाई, ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़ या कोई भगवान के जैसे ऐसे टचवुड कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ मेंटेन करने के लिए जितना मीठा कम है। लेकिन दिवाली का वो टाइम है जब मैं छोड़ता नहीं, हाँ इसी दिन के लिए पूरा साल बचा के रखता हूँ कि थोड़ा तो तब तो खानी है बिल्कुल। हाँ मतलब ये 4-5 दिन 7 दिन भूल जाओ, डाइटिंग एक्सरसाइज योगा होगा, कुछ नहीं करता भी नहीं, हफ्ते भर गया आज से शुरू, हाँ मतलब हफ्ते भर नहीं होगा, अब अगले हफ्ते से ही होगा। सो कभी तो लाइफ में एंजॉय करेंगे, नहीं तो क्या करना है, बढ़िया हेल्थ भी लेके थोड़ी ऊपर जाएंगे तो वैसा है तो इसलिए मिठाई दम लगा कर खाएं, लेकिन अच्छी वाली खाएं, ये ध्यान में रखिएगा। तो मिलावट कैसे पहचाननी है वो आपको बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा। डॉक्टर AK त्यागी होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हल्दीराम के, जानी मानी आप जानते हैं मिठाई की चेन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जयन मेहता साहब होंगे जो SGM है मार्केटिंग के, अमूल जानी मानी कंपनी आप पहचानते ही हैं, और श्रेया गोयल जी होंगी डाइटिशियन, जो बताएंगे आपको कि हेल्दी कैसे रहना है। तो शुभ दिवाली, शुद्ध दिवाली देखिएगा ज़रूर। ओके, ये है आपके लिए दिवाली की विशेष पेशकश। उसके बाद कल है धनतेरस, और धनतेरस के मौके पर सोना न सिर्फ पिछले साल के मुकाबले में 3,000 रुपये सस्ता है, जैसा कि मृत्युंजय ने हमें सुबह बताया था। नहीं, आपने बताया था, मृत्युंजय ने बताया, आपने बताया, किसने बताया? दीप ने बताया था, मृत्युंजय को पूछकर। ओके, 3,000 रुपये सस्ता है, 3 से 4,000 रुपये सस्ता है, ये तो अच्छी बात है। तो अब आप खुद दुकान पर जाकर या तो गोल्ड या ज्वेलरी खरीद सकते हैं, और या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो कल की खरीदारी की तैयारी हम आज आपको करवाएंगे। सोने में क्या खरीदें, क्यों खरीदें, कैसे खरीदें, किस प्राइस पर खरीदें। शुभ धनतेरस, आज शाम खास शो गोल्डन गाइड
ये है आपके लिए 5:30 बजे। तो शुभ धनतेरस, गोल्डन गाइड, सोना खरीदने के सारे तरीके और सारा आपको जो ध्यान में रखना है वो सारा मामला बताएंगे मृत्युंजय आपको 5:30 बजे। और आज हम आपको बताएंगे निवेश के वो तरीके जो न सिर्फ आपको देंगे मुनाफा कमाकर, बल्कि आपकी टैक्स में बचत का भी पूरा योगदान करेंगे। साथ ही समझाएंगे आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड में टैक्स की क्या है नियम। तो शाम 6:30 बजे मनी गुरु में हमारी खास पेशकश, मुनाफा कमाएं, टैक्स बचाएं। हमारे साथ होंगी फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी और टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्डा। उनसे हम बताएंगे आपको मुनाफा कमाएं, टैक्स बचाएं। ये है आपके लिए विशेष शो। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर भारत में चलने वाली कई कारें अभी भी खरी नहीं उतरती। कुछ कारों को 0 रेटिंग मिली है। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कौन सी कारें हैं सबसे सेफ और कौन सी है फिसड्डी। साथ ही बताएंगे कैसे कारों की सेफ्टी तय की जाती है, सेफ्टी तय कौन करता है, और अगर कोई कार सेफ है नहीं तो रोड पर चलती क्यों है, और चलती है तो आपको क्या ध्यान रखना है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। आपकी कार को कितने स्टार मिलते हैं ना, सेफ्टी रेटिंग। हमारे तो नंबर ही आते थे बचपन में, कभी भी स्टार वाली स्कूल में तो पढ़े ही नहीं शुरू से। मतलब तो नंबर का बहुत प्रेशर है। स्टार में तो क्या चल जाता है, 1 2 3 4 5 स्टार, 10-20% की तो रेंज रहती है। नितिन, आप पढ़े हैं स्टार वाली स्कूल में? पढ़े हैं सर। अच्छा, तभी आप सुपरस्टार है। ओके, तो लेकिन हम तो सारे नंबर वाले में, ABCD वाले जो होते थे उसी वाले में, तो उसमें नंबर वाले में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, स्टार वाले में कम रहता है। कैटेगरी बन गई, चलो काम हो गया आराम से। तो आपकी कार को कितने स्टार हैं ये बताएंगे हम आपको। COP26 की पूरी कहानी, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस समिट में पहुंच चुके हैं। तो क्या है ये COP26, इस मीटिंग में क्यों शामिल हो रहे हैं PM, दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन के लिए इस बैठक में क्या फैसले लेने वाले हैं, इस पर करेंगे हम आसान भाषा में पूरी बातचीत। धरती बचाएंगे स्पेशल 26, ये नाम बढ़िया। स्पेशल 26 तो सुपरहिट पिक्चर थी, बिल्कुल, अक्षय कुमार की। और धरती बचाएंगे स्पेशल 26, COP26, COP26। तो ये है हमारा विशेष आज का शो इंडिया 360 डिग्री का, जो देखना मत भूलिएगा। आइए, विदा लेने का वक्त है आप सभी से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, और साथ ही किरण जी, आशु सर और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।